हेलो स्टूडेंट। सो फर्दर मूव करेंगे बाइनोमियल थ्योरम में और आज अपना बाइनोमियल थ्योरम का सेकंड क्लास होगा। तो इससे पिछले क्लास में अपन बाइनोमियल थ्योरम के बेसिक्स को कवर किए थे और मैंने आपको एक चीज बताया था जो कि सबसे इंपॉर्टेंट था कि जो बाइनोमियल थ्योरम का बेसिक होगा वहीं आपको पीएनसी का भी बेसिक होगा। ठीक है, तो अगर आपने पहला लेक्चर मिस किया है, पहला लेक्चर नहीं देखा है, तो सबसे पहले जाके फर्स्ट लेक्चर को देखें। लिंक आपको कहाँ मिल जाएगा? लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, WBJ 2024 मैथ्स क्रैश कोर्स नाम से प्लेलिस्ट होगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप जाके चेक करें। सबसे पहले पिछले जितने भी चैप्टर्स मैंने कवर किए हैं इस क्रैश कोर्स में, सबसे पहले आपको वो देखना पड़ेगा, फिर आके इस क्लास को फॉलो करना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो पहला लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बेसिक, उसी को अपन आगे फर्दर मूव करेंगे और आज अपन सीखेंगे जनरल टर्म, मिडिल टर्म और एनजीटी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। तो अपन आज बेसिकली टर्म्स के ऊपर बात करेंगे। ओके, चले तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो ये अपना टेलीग्राम चैनल भी है, टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन हो जाना, बिकॉज सभी लेटेस्ट अपडेट आपको यही मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लिंक्स अवेलेबल है। ओके, और साथ में व्हाट्सएप का ग्रुप भी है, वो भी जाके ज्वाइन हो जाना। ठीक है, और यदि आपको इस क्लास का आपको क्लास नोट चाहिए तो कमेंट सेक्शन चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर लेना। वहां आपको दो गूगल फॉर्म दिख रहा होगा, एक होगा क्लास नोट्स के लिए। अगर आपको सिर्फ क्लास नोट्स का एक्सेस चाहिए तो उसके लिए केवल 49 रुपीज प्राइस है। ठीक है, और अगर आपको क्लास नोट्स के साथ साथ अगर आप कंफ्यूज हो कि सर WBJ के लिए स्पेशली प्रैक्टिस कहां से करें, तो हम लोग प्रैक्टिस मटेरियल भी प्रोवाइड कर रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तीनों सब्जेक्ट्स के। ठीक है, डेली एक एक प्रैक्टिस सीट प्रोवाइड होता है, एक एक चैप्टर्स की। जो चैप्टर मैं यहाँ पे पढ़ा रहा होता हूँ उसका मैथ्स में, केमिस्ट्री में भी, ऑर्गेनिक में, और फिजिक्स में एक एक चैप्टर 11 से अपन सीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जल्दी से आके इनरोल हो जाओ, सिर्फ 99 रुपीज प्राइस है। ठीक है, तो बिल्कुल भी मत सोचो, बहुत ही चीप प्राइस है, बहुत ही चीप प्राइस है, आप सभी लोग अफोर्ड कर सकते हो। तो जल्दी से जाके आपको इनरोल होने की जरूरत है, गूगल फॉर्म में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। जनरल टर्म से अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अच्छा, एक चीज और मैं आप सभी लोगों को इन्फॉर्म कर देता हूँ स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में, कि एक बच्चा आज मेरे को मैसेज किया था कि सर आप जो अपने कोर्स के ऊपर जो लिख रहे हो WBJ/JEE मेन, जैसे देखो यहाँ पे भी लिखा है WBJ/JEE मेन 2024। फिर उसने क्या मेरे से क्वेश्चन पूछा कि सर स्पेशली WBJ के लिए नहीं है क्या कोर्स? ये मतलब WBJ और JEE मेन दोनों के लिए है क्या? स्पेशली WBJ के लिए नहीं करवाते हो क्या? तो मुझे थोड़ी देर के लिए मतलब थोड़ा सा अच्छा मतलब हंसी आया थोड़ा सा। फिर मैंने सोचा कि नहीं, स्टूडेंट है तो कुछ भी डाउट आना बनता ही है। तो इसलिए बहुत जल्द मैं एक वीडियो करने वाला हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर 100 स्टूडेंट WBJ में अपीयर हो रहे हैं तो आउट ऑफ 100 स्टूडेंट 90 स्टूडेंट जेई मेंस का भी पेपर देते हैं और उसके अलावा फिर WBJ का पेपर देते हैं। तो ये टॉपिक कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जेई मेंस और WBJ में डिफरेंस क्या है, एग्जाम पैटर्न का क्या डिफरेंस है, साथ में प्रिपरेशन में क्या डिफरेंस है, क्या कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत है आपको WBJ के लिए जेई मेंस के अलावा। ये वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि मैं क्लास में ज्यादा बात ही नहीं करता, जल्दी जल्दी आपको पढ़ाना भी होता है। तो ये वीडियो बहुत जल्दी आएगा, आप लोग ज्यादा कंफ्यूज ना रहे। ठीक है, बस आप लेक्चर्स को फॉलो करते रहे, आपके WBJ में भी हेल्प मिलेगा और साथ में आपको जेई मेंस जो अप्रैल सेशन है उसमें भी हेल्प मिलेगा। ठीक है, चले तो a+x⁴n का एक्सपेंशन मैंने पिछले क्लास में आपको बता दिया था। ठीक, और जो भी मैंने बताया था आपको याद करने का तरीका भी सिखा दिया था कि याद कैसे करेंगे। अब आज के क्लास में वो पूरा एक्सपेंशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट तो बस उसका वो वाला फॉर्म है जो मैंने जाते आते कहीं समेशन के फॉर्म में आपको सिखाया था। और उस टाइम मैंने बोला था कि उसका यूज अपन उस वक्त केवल देख रहे हैं, लेकिन उसका यूज मैं जनरल टर्म के टाइम करूंगा। अब उसका टाइम आ गया यूज करने के लिए। क्या मैंने कहीं लिखा था? समेशन। ओके, और r=0 से लेकर मैंने बोला था r0 बढ़ते बढ़ते जा रहा था और कहीं लास्ट में n तक जा रहा था। फिर मैंने बोला n चेंज नहीं हो रहा तो n को n लिखो, c भी चेंज नहीं हो रहा, r चेंज हो रहा है, नीचे वाला चेंज हो रहा था। आप देख रहे हो तो बच्चा नाराज था, तो सबसे पहले 0 टॉफी सेलेक्ट करेगा, मैं से याद कराया था, फिर उसको मनाया तो 1 टॉफी, फिर ऐसे ऐसे चेंज होता था जा रहा था। तो जो चीज चेंज होगा उसको अपन समेशन में वेरिएबल मान लेते हैं। ठीक है, और फिर मैंने बोला था जो फर्स्ट टर्म होगा वो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आएगा, तो n-r, और जो सेकेंड टर्म होगा x, ठीक है, वो नीचे वाला होगा, मतलब r, उसकी डिग्री नीचे वाली होगी। ठीक, a को आप a बोलते हो, मैं इसको बोलूंगा फर्स्ट टर्म। ओके, मैं इसको क्या बोलूंगा? फर्स्ट टर्म। क्यों बोलूंगा फर्स्ट टर्म? सुनना, क्योंकि कल को जरूरी नहीं होगा कि a होगा, कल को इसकी जगह भी x बैठ सकता है और कल को हो सकता है यहां पे भी x बैठे। ठीक है, तो इसलिए a+x मत याद रखना, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म याद रखना, ये अपना सेकेंड टर्म है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म की जो डिग्री होती है वो इन दोनों को घटा के होती है, और सेकेंड टर्म की जो डिग्री होती है
वो आपको नीचे वाला होता है। ये मैंने आपको इतना सिखाया था याद करने का, ठीक है, और एनसीआर सामने लगा होता है। बात नंबर 1, ठीक है। आज की कहानी में अब फर्दर मूव करते हैं, तो मैं एक और बात आपको सिखाता हूं, ऑब्जर्व करना। मैंने बोला था अगर एन होगा डिग्री तो टोटल एन प्लस वन टर्म्स खुलेंगे, ठीक। इसको मुझे ऑब्जर्व करने की जरूरत है, मैं एक नए पेज में आपको दिखाता हूं, ठीक। मैंने आपको क्या बोला था कि अगर एन डिग्री होगी, जैसे ए प्लस एक्स की पावर एन है, तो मैंने आपको दिखाया था इसमें टोटल जो टर्म्स खुलेगा वो एन प्लस वन, मतलब एक ज्यादा टर्म खुलता है, हमेशा डिग्री से एक टर्म ज्यादा खुलता है, ठीक है। कहानी की शुरुआत होती है एक्स की डिग्री 0 से, और कहीं लास्ट में जाते जाते एक्स की डिग्री एन हो जाती है, ठीक है। एक्स की डिग्री 0 से शुरू हुई और एक्स की डिग्री एन तक चली गई, तो टोटल एन प्लस वन हुआ, क्योंकि 1 से लेकर एन तक एन होता है, तो उसमें 0 भी आ गया, तो 1 प्लस एन टर्म हो गया, एक ज्यादा, ठीक है। अच्छा, एक्स की 0 अगर देखोगे, एक्स की डिग्री 0 देखोगे, तो मैंने बोला था एक्स की जो डिग्री होगी, मतलब जो सेकेंड टर्म की डिग्री होगी, यही आर की वैल्यू होगी। तो अगर देखो तो ये r इज इक्वल टू कहीं 0 है, x की जितनी डिग्री होगी, मतलब सेकेंड टर्म की जितनी डिग्री होगी, आज के दिन सेकेंड टर्म मेरा x है, सेकेंड टर्म की जितनी डिग्री होगी वही मेरा r होगा। अरे देखो तो सही, सेकेंड टर्म की जितनी डिग्री है वही मेरा r है, ओके। अच्छा, अगर आपसे मैं पूछूं, सीक्वेंस सीरीज को भी थोड़ा लाके सोचने को बोलता हूं, क्योंकि मैंने सिखाया था, क्या ये फर्स्ट टर्म है, क्या ये t1 है? हाँ, अगर ये t1 है तो r इक्वल टू 0 है, मतलब पहले टर्म में r इक्वल टू 0 है। मतलब कहीं अगर आप फर्स्ट टर्म की बात कर रहे होगे तो r हमेशा टर्म से एक कम होगा। क्या बोला सर? वैल्यू ऑफ r, मैं लिख देता हूं यहां पे, देखो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकता हूं, लेकिन ऐसे आप सोच नहीं पाओगे, और बड़े क्वेश्चंस में तो बिल्कुल नहीं सोच पाओगे। वैल्यू ऑफ r इज ऑलवेज ऑलवेज 1 लेस देन द नंबर ऑफ टर्म्स। ये बहुत काम की बात मैंने आपको सिखा दी, ठीक है। मैंने आपको क्या सिखा दिया कि जब भी टर्म्स की बात होगी तो जितना नंबर का टर्म होगा उससे एक कम आर होगा। मतलब सर आप ये बोलना चाहते हो कि अगर मैं T5 की बात कर रहा हूं, पांचवें टर्म की बात कर रहा हूं, फिफ्थ टर्म की बात कर रहा हूं, तो आर की वैल्यू 4 होगी, एक कम। हाँ सर, मैं सिक्स्थ टर्म की बात कर रहा हूं तो आर की वैल्यू 5 होगी। हाँ, मतलब सर अगर मैं आरथ टर्म की बात कर रहा हूं, आरथ टर्म की बात कर रहा हूं, तो उसके लिए x की वैल्यू r माइनस वन होगी। हाँ, तो सर अगर x की जिस दिन डिग्री r चढ़ेगी उससे एक ज्यादा होगा टर्म, मतलब अगर x की डिग्री r है तो मैं दुनिया को बोल दूं कि आप जिस टर्म की बात कर रहे हो वो टर्म r नहीं है, वो टर्म r प्लस वन है। तो इसलिए लिखा गया कि ये वाला जो होगा ना, इसका जनरल टर्म के टाइम में टी आर नहीं होगा, टी आर प्लस वन होगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स बोल रहा हूं, जो वैल्यू ऑफ टर्म जो होता है, टर्म पोजीशन ऑफ टर्म बोल देता हूं, जैसे फिफ्थ टर्म इट इज पोजीशन, ठीक है। सिक्स्थ टर्म, आप सिक्स टर्म की बात कर रहे हो, तो अगर आप आर प्लस वन टर्म की बात करोगे तो इसके लिए एक्स की डिग्री आर होगी, और चूंकि आप एक्स की डिग्री आर लेके बैठे हो तो यहां पे जो टर्म की बात हो रही है वो आर टर्म की बात नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको दिखा दिया एक हमेशा आर लेस होगा, तो आप बोल सकते हो कि टर्म हमेशा एक ज्यादा होगा, तो इसलिए यहां पे बोला टी आर प्लस वन। तो टी आर प्लस वन हो जाएगा अपने आप में एनसीआर, यहां पे इसी से लिख देता हूं, ठीक है। एनसीआर ए की पावर फर्स्ट टर्म की पावर दोनों को घटा के, ये डायलॉग तो हमेशा याद रखना है, और सेकेंड टर्म नीचे वाला, ये अपना हो जाता है जनरल टर्म, ठीक है। दिस इज जनरल टर्म, दिस इज जनरल टर्म, ओके। आई कहानी समझ में आपको? ठीक। अगर इतनी सी बात आपको समझ में आ गई तो फिर से मैं जाते आते यही बात बोलूंगा, क्या? एक्स की जितनी डिग्री होगी उससे एक ज्यादा टर्म होगा, मतलब अगर एक्स की डिग्री 3 है सर तो आप T4 की बात कर रहे हो। हाँ, एक्स की डिग्री 6 है तो आप T7 की बात कर रहे हो। हाँ, अगर आप T8 की बात कर रहे हो तो आर की वैल्यू कितनी है? एक कम 7। ओके, अब मूव करते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोला है कि जिस दिन आप एक्सपेंड करोगे 1 प्लस 3x की पावर 7, तो जल्दी से देख के एक चीज बताना, n की वैल्यू कितनी? क्या n की वैल्यू 7? देख के बताना, यहां पे n की वैल्यू 7। ओके, बोला है सबसे पहले तो आप जनरल टर्म लिखो, तो जनरल टर्म मतलब कि टी आर प्लस वन लिखो। टी आर प्लस वन के टाइम में सिर्फ एन सी आर मतलब n जान लो, तो 7CR। ओके, पहले वाली की डिग्री दोनों का घटा के, तो फर्स्ट टर्म की डिग्री दोनों को घटा के दैट इज 7 माइनस आर। ओके, और सेकेंड टर्म x है नहीं 3x है, इसीलिए बोला फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म 3x, और इसकी डिग्री नीचे वाला और नीचे r है तो r, ये हो गया अपना जनरल टर्म। अब बोला है फोर्थ टर्म, तो कितने लोगों को पता है जितना टर्म होगा r उससे एक कम होगा,
मैंने लिख भी दिया यहां पे, ठीक है। ये वाला बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो अक्सर लोग बताते नहीं है, इस पर ज्यादा फोकस नहीं करते, डायरेक्ट जनरल टर्म लिख देते। मैं भी लिख सकता था डायरेक्ट, इतना ऑब्जर्व कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि बड़े क्वेश्चन में फिर आप फंस जाओगे, ठीक है। चले, तो फिर मैंने क्या सिखाया आपको, टी 3x की पावर आर। अगर फोर्थ टर्म की बात हो रही है तो कितने लोग बता देंगे आर की वैल्यू 3। अगर आर की वैल्यू 3 है तो T4 बोलना, क्या आर की जगह 3 रख दूं, हाँ, तो 7C3। ओके। अच्छा, 1 की डिग्री तो सर कुछ भी चिपकाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं चलो कल को यहाँ पे 1 की डिग्री मान जाओ कितनी हो रही है, 3। ओके, और यहाँ पे 7 माइनस 3 कहीं हो जाएगा आपको 4। ओके, और यहाँ पे देखो तो ये हो गया 3x की डिग्री कितनी हो गई, आर इज इक्वल टू 3, तो 3। ओके। अच्छा, यहां से एक और चीज देखेंगे, 7C3 की वैल्यू बताना, नहीं बता पा रहे सर। अरे बोला था डायरेक्ट, वो बच्चों की तरफ फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3 मत करना। बोला था अगर 7C3 है तो नीचे जितना होगा ऊपर वाले के उतने टर्म्स खुलेंगे, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 खुल गए ऊपर वाले के 3 टर्म, 765, और नीचे फैक्टोरियल हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, नीचे वाले का फैक्टोरियल। पिछले क्लास देखे हो तभी ये सब समझ में आएगा ये मैं क्या लिख रहा हूं, ठीक है। तो पिछला लेक्चर देखो, 1 की पावर 4 1 ही हो जाएगा, इसको तो मार ही दो। और यहां पे देखो तो 3 की पावर 3 27 हो जाएगा, 27x का क्यूब। ओके, अब मैं यहां पे एक और चीज दिखाता हूं आपको, क्या ये जो है ये 7C3 से आया, हाँ, और ये जो है ये आपको ये पास वाले x की डिग्री थी उससे आ गई, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं x का कोफिशिएंट क्या है, तो आप बोलोगे सर x के आगे जितना भी होगा वो उसका कोफिशिएंट होगा, हाँ। लेकिन अगर फिर आप एक बार और बोले थे सर कि जो C1 C2 C3 होते हैं ये बाइनोमियल कोफिशिएंट होते हैं, हाँ, तो सर फिर ये पूरा क्या है, टोटल कोफिशिएंट। और ये क्या है सर, बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो अगर मैं यहां पे आपसे बोलूं कि व्हाट इज 7C3, केवल 7C3 एनसीआर वाला टर्म, उसको दुनिया बोलती है बाइनोमियल कोफिशिएंट। ओके, ये छोटी छोटी चीजें टर्म्स है जो आपको मैं सिखा रहा हूं, ये क्वेश्चन में काम में आ सकता है। अच्छा, और सर ये 3 की पावर 3 27 क्या है, इसको बोल देंगे नॉर्मल कोफिशिएंट। ओके, नॉर्मल कोफिशिएंट। और जिस दिन आप दोनों को मिला देते हो, मतलब आप बाइनोमियल कोफिशिएंट और नॉर्मल कोफिशिएंट दोनों की बात कर रहे हो, फिर दुनिया बोलेगी आपने टोटल कोफिशिएंट की बात कर दी, ठीक है। तो यहां पे कहीं लिख देता हूं टोटल कोफिशिएंट। टोटल कोफिशिएंट जब भी पूछेगा, आपको दिख तो रहा है, नहीं दिख रहा है, आपको नोट्स में सभी चीज मिल जाएगी। जब भी टोटल कोफिशिएंट की बात होगी, अपन बाइनोमियल कोफिशिएंट बीसी प्लस में अपन नॉर्मल कोफिशिएंट एनसी की भी बात कर रहे होंगे। ओके, देखो बाइनोमियल थ्योरम है, नॉर्मल कोफिशिएंट दिख रहा है आपको, नोट्स मिल जाएगा, नोट्स के लिए जरूर एक्सेस ले लेना। ओके, सिर्फ 49 रुपीज प्राइस है। चले, सेकेंड क्वेश्चन पे बात करते हैं। और आपको मटेरियल चाहिए होगा, मैं बोलूंगा मटेरियल भी सॉल्व करो, डब्ल्यूबीसी के लिए सॉल्व करो। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सुने हो ना डायलॉग। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये सभी एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं हो पाओगे, ठीक। तो बाइनोमियल थ्योरम ही एक ऐसा चैप्टर, और 2 चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी, जिसको मैं थोड़ा स्लो पढ़ाता हूँ। बाकी सभी चैप्टर्स आप देखे होगे अगर मुझसे पढ़े हो, बहुत फास्ट पढ़ाता हूँ। क्यों? क्योंकि ये बाइनोमियल थ्योरम उतना लेंथी चैप्टर नहीं है, लेकिन कंफ्यूजिंग बहुत है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। इसके जो क्वेश्चंस होते हैं ना, बच्चे से तो बिल्कुल हवा भी नहीं लगती कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। इसलिए मैं धीरे धीरे करके एक एक चीजों पे फोकस कर रहा हूं, तो इसलिए टाइम लूंगा, लेकिन समझा के जाऊंगा, सिखा के जाऊंगा, ठीक है। कितना भी बड़ा क्वेश्चन है, आप एटलीस्ट आपको समझ में तो आएगा कि हाँ पूछ क्या रहा है, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो सॉल्व भी हो जाएगा। चले, फाइंड जनरल टर्म एंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड। कितने लोगों को पता है जनरल टर्म के लिए मुझे एन चाहिए, तो एन की वैल्यू देख के पता चलती है, उसके लिए कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, देख के पता चलती है, जो ऊपर होगा वही एन होगा, ठीक है। तो क्या मैं TR+1 लिख दूं, बोलना TR+1 क्या होगा, बोलो, जितना बोलोगे उतना सीखोगे। TR+1 बोलो क्या, 7CR, हाँ सर 7CR। ओके, पहले वाले की डिग्री दोनों का घटा के तो 7 माइनस आर, और दूसरे वाले की डिग्री, अब एक बच्चा बोला सर दूसरा वाला कौन है, सेकंड टर्म कौन है, x नहीं, 5x नहीं, तो -5x। यही तो काम की चीज है जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं क्वेश्चन से, ठीक है। सेकंड वाला जो टर्म है वो -5x है भैया, और इसकी डिग्री नीचे वाला मतलब r, ये अपना हो गया जनरल टर्म। आई बात समझ में, ये अपना जनरल टर्म आ गया। तो मैंने आपको क्या समझा दिया कि अपन जो आंखों से देखते हैं ना वो a+x लिखते हैं, अरे हमने जो जनरल टर्म लिखा वो a+x के लिए लिखा, मतलब हम हमेशा बीच में प्लस करके सोचते हैं। तो अगर बीच में प्लस करोगे तो ये 5 के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी कि तुम माइनस को ले लो, ताकि प्लस माइनस जिस दिन भिड़ेंगे वो बाहर खुलेगा माइनस में, इसीलिए मैंने -5x को लिया सेकंड टर्म, ठीक है। अच्छा, फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड की बात हो रही है, सामने वाले ने चालाकी कर दी। कितने लोगों को पता है, अगर अब मैं आपसे पूछूंगा 7 है n की वैल्यू, अगर n इज इक्वल टू 7 है
तो मेरे को बताना टोटल टर्म्स कितने होंगे। टोटल टर्म्स आपसे पूछो कितने होंगे टोटल, तो एक ज्यादा होता है सर, हमेशा एन की वैल्यू से एक ज्यादा होता है। टोटल टर्म्स 8 होगा। अगर टोटल टर्म्स 8 होगा, मैं यहां पे लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 टर्म्स हो गए टोटल। ये पूछ रहा है फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड बताओ, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। अब यहां ये वाला पोजीशन पूछ रहा है। कहीं आप देखोगे तो फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फ्रॉम स्टार्टिंग नहीं है, तो मैं इसको बोलूंगा फिफ्थ फ्रॉम एंड, ओके, इज नथिंग इज इक्वल टू फोर्थ फ्रॉम फोर्थ फ्रॉम स्टार्टिंग। क्योंकि अपन सर ये जरूरत क्या पड़ा है स्टार्टिंग के लिए, क्या जरूरत पड़ा, क्योंकि अपन जो आर ले रहे हैं ना वो स्टार्टिंग से ले रहे हैं, एंड से थोड़ी ले रहे हैं। सीक्वेंस सीरीज वाला सर, हाँ सीक्वेंस सीरीज में भी बोला था, सीक्वेंस सीरीज में भी बोला था ये बात आपको, ठीक है, कि हमेशा स्टार्टिंग से खेला जाता है एंड से नहीं। लेकिन जो एंड से होता है अपन टोटल अगर पता रहे तो स्टार्टिंग से नहीं निकालेंगे बिल्कुल। तो फोर्थ टर्म की बात हो रही है स्टार्टिंग से, तो कितने लोग बताएंगे अगर फोर्थ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, तो आर की वैल्यू एक कम मतलब 3। क्या आर की वैल्यू 3 रख लोगे, हाँ T4 में निकाल लोगे, हाँ। बाइनोमियल कोफिशिएंट कौन होगा, ये 7CR वाला। टोटल कोफिशिएंट क्या होगा 2 की पावर आज के दिन ये भी, और -5 की भी जो डिग्री आएगी ये नॉर्मल कोफिशिएंट हो जाएगा, और टोटल कोफिशिएंट ये आपका हो जाएगा। तो मेरे को आंसर बताना बाइनोमियल कोफिशिएंट के, तो टोटल कोफिशिएंट का आंसर बताना, बाइनोमियल कोफिशिएंट भी बताना और नॉर्मल कोफिशिएंट भी बताना और टोटल कोफिशिएंट भी बताना आंसर में। मुझे अच्छा लगेगा कि मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। अच्छा ये बार बार सर ऐसे लिख के ऐसे करना पड़ेगा क्या, एक काम करो ना फॉर्मूला ही लिखा दो। कितने लोगों को पता चल गया कि अगर मैं फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड बोल रहा हूं तो फोर्थ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग हो रहा है। 4 कब आएगा, इन दोनों, ये दोनों मेरे पास हैं, अब इन दोनों से डिराइव करो 4। क्या जिस दिन मैं 8 में से 5 करूंगा 3 आ जाएगा। 8 मेरा टोटल टर्म्स है, ठीक है। तो एक काम करता हूं, जिस दिन मैं टोटल टर्म्स में से, ठीक है, टोटल टर्म्स में से एंडिंग वाला घटाऊंगा, एंड वाला, एंड, ठीक है, तो आपको पता है 8 में से 5 घटाऊंगा तो 3 आएगा, लेकिन अपन को तो 4 चाहिए, तो एक काम करो +1 कर दो। तो जो आरथ टर्म फ्रॉम एंड होगा ना वो टोटल टर्म माइनस एंड प्लस में 1 फ्रॉम स्टार्टिंग होगा, ओके। तो स्टार्टिंग टर्म निकालने का ये फॉर्मूला भी याद कर लेना, स्टार्टिंग टर्म, और नहीं याद है भूल गए तो उसे सोच लोगे, आई का नहीं समझ में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो अब मिडिल टर्म सीखेंगे, मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे, मिडिल टर्म के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। अच्छा कितने लोग को पता है कि n की वैल्यू हमेशा नेचुरल नंबर होगी, मैंने आपको सिखाया जो डिग्री होगा वो नेचुरल नंबर होगा, ओके। अच्छा अगर वो नेचुरल नंबर होगा तो नेचुरल नंबर में दो लोग एग्जिस्ट करते हैं, एक इवन एक ऑड। अरे किसी दिन n की वैल्यू, मैं तो छोटा वाला लेता हूं, n की वैल्यू 2 हो गई, ओके। अच्छा तो ये इवन है, हाँ n की वैल्यू इवन है। और किसी दिन मान जाओ n की वैल्यू 3 हो गई, तो ये ऑड है, हाँ ये ऑड है। अगर n की वैल्यू 2 हो गई तो बताना मेरे पास टर्म्स कितने खुलेंगे, 3 टर्म्स। तो एक बच्चे ने बोला सर अगर n की वैल्यू इवन होगी तो मेरे पास हमेशा एक ज्यादा खुलेगा, और इवन के एक ज्यादा बाद ऑड आ जाता है। तो अगर इवन है ना n की वैल्यू तो ऑड टर्म्स खुलेंगे, और अगर ऑड टर्म्स है तो इवन टर्म्स खुलेंगे। अगर ऑड है n की वैल्यू तो इवन टर्म्स खुलेंगे, इवन नंबर ऑफ टर्म्स खुलेंगे। क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर n की वैल्यू 2 है तो 1 2 3 3 टर्म दुनिया में आ गए, 3 टर्म दुनिया में आ गए, ठीक है। और अगर n इज इक्वल टू 3 है तो मेरे पास 4 टर्म तो दुनिया में नहीं आएंगे। तो अगर n की वैल्यू इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड आएंगे, और अगर n की वैल्यू ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन आएंगे। अब बताना आपसे पूछो मिडिल टर्म कौन होगा, तो एक बच्चा बोलेगा सर मिडिल मतलब बीच में, हिंदी तो ये होता है ना बीच में, तो बीच में कोई ये तो नहीं बैठा है, हाँ ये फर्स्ट टर्म था, ये सेकेंड टर्म था, और ये थर्ड टर्म था। तो सेकेंड टर्म हो गया भैया अपना मिडिल टर्म, ठीक है। और इसमें बताना मिडिल टर्म कौन, ये किनारे में तो दोनों के दोनों मिडिल हो जाएंगे। तो एक बात मैंने अगर सिखा दी कि अगर n इज इक्वल टू इवन हुआ तो दुनिया में एक ही मिडिल टर्म, एक ही लोग बीच में बैठ रहे होंगे। लेकिन अगर कल को n की वैल्यू ऑड हो गई तो बीच में बैठने वाले दो होंगे, अरे इसको बोलोगे तो बोलेगा ये मैं भी तो बीच में हूं, तो दो मिडिल टर्म होंगे। तो ये जो लिखा हुआ है मैंने आपको रटाया नहीं, आपको दिखा दिया बिल्कुल। n इज इक्वल टू इवन है तो एक मिडिल टर्म, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स भैया ऑड खुल रहे होंगे, तो एक मिडिल टर्म। और बताना सेकेंड टर्म हो रहा है तो क्या है, मैं यहां पे देखना मैं क्या लिखता हूं, आप सोच जाना, t n/2 n+1/2 ऐसे बोल देता हूं, t n+1/2, ये वाला जो टर्म होगा वो मिडिल टर्म होगा। अब सोचना मेरे पास n की वैल्यू कितनी दी थी 2, तो यहां पे करना 2 n/2 नहीं होता, n/2 + 1 यहां से आ जाता है, n/2 + 1, ठीक है ऐसे हो जाता है।
मतलब अगर n की वैल्यू 2 है तो 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा 1, और 1 प्लस 1 करोगे तो 2 आ जाएगा, तो सेकंड टर्म देखो आ गया मिडिल टर्म। अरे आधा करना और आधा करके एक जोड़ देना, हाफ करना और हाफ करके एक ऐड कर देना इवन के टाइम में। ऑड के टाइम में आपको दो मिडिल टर्म खुलेगा, एक हो जाएगा आपको टी, अच्छा इसको अगर करूं भी तो n प्लस 2 अपॉन में 2 हो जाएगा, लेकिन मैं ऐसे बोलता हूं कि हाफ करके एक ऐड करो, और इसमें देखो हाफ करके इसमें देखो तो n प्लस 1 अपॉन में 2 हो जाएगा, आप ऑब्जर्व कर लेना, ठीक है। और दूसरा जो मिडिल टर्म आ जाएगा वो आ जाएगा टी एन प्लस 3/2। क्या सेकंड टर्म है तो 3 प्लस 1 करोगे तो 4 आ जाएगा, और 4 डिवाइडेड बाई 2 सेकंड टर्म खुलेगा। और थर्ड टर्म के लिए क्या मैंने 3 रखा, तो 3 प्लस 3 6 डिवाइडेड बाई 2 3 आ गया। आई का नहीं समझ में? तो जब n इज इक्वल टू ऑड होगा तो टी एन प्लस 1 अपॉन में 2 टू एन एन प्लस 3 दो टर्म मिडिल होगा, और अगर इवन हो गया तो एक टर्म मिडिल होगा, आधा करके एक जोड़ देना, हाफ करके एक ऐड कर। मैं इसको डायलॉग ये बार बार काम में आएगा, हमेशा एन की वैल्यू मैक्सिमम क्वेश्चन में मिडिल टर्म के टाइम में इवन देगी, ये भी आई तो आप याद कर लोगे। तो इस टाइम बोल देता हूं डायलॉग क्या, हाफ एंड ऐड 1। ओके, हाफ करेंगे एन की वैल्यू को, ठीक है, और फिर ऐड कर देंगे। याद रखना हमेशा ये हिंट, छोटे छोटे जो है ना ये हिंट, ये सब याद रखा करो। ये फॉर्मूला क्या है ना, भूल जाओगे, ये नहीं भूलोगे, डायलॉग्स नहीं भूलता है स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट, कितने लोग भूल चुके हैं कि एक टाइम में मैंने कोफिशिएंट का सम किया था पिछले क्लास में? अरे वो सम ऑफ टोटल कोफिशिएंट 2 की पावर n आई थी, तो सम ऑफ टोटल कोफिशिएंट करने के लिए मैंने आपको डायलॉग बोला था कि x को मारना पड़ेगा, और कुछ इस प्रकार मारना पड़ेगा कि x मरे लेकिन कोफिशिएंट बच जाए, ठीक है। मैंने आपको ये सिखाया था कि x को मारो लेकिन बगल वाले को छोड़ दो, तो x की वैल्यू जीरो नहीं रख सकते, क्योंकि अगर x की वैल्यू जीरो रखेगा तो पास वाले को भी ले निपटेगा। तो एक बच्चे ने बोला सर x की वैल्यू 1 रख दो, अगर x की वैल्यू 1 रखोगे तो पास वाला जिंदा रहेगा, x मर जाएगा, ठीक है, x नहीं दिखेगा दुनिया को। तो जब भी सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट बोलता है ना, मेरी कहानी में हमेशा याद रखना x इज इक्वल टू 1 रख लेना। किस में सर x इक्वल टू 1 किस में रखना है? इसमें, अरे जो दिया है उसी में रखोगे ना। तो सर इसका आंसर इतना सिंपल है, हाँ 2 माइनस में 3x की जगह 1 रखते ही 1 हो जाएगा की पावर 15। तो कितने लोग पता है -1 की पावर 15 है, दुनिया को बोलेगा -1, बस यही है सर, हाँ यही है, यही है, ठीक है। ओके, आई कहानी समझ में? चलिए मिडिल टर्म की बात करते हैं। कितने लोग को n इज इक्वल टू ऑड पता चल गया? कैसे? 15। 15 क्या होता है सर? ऑड। इतना तो आपको पता होना चाहिए ना, ऑड इवन का तो क्लास नहीं लूंगा ना। तो n इज इक्वल टू ऑड, सॉरी n इज इक्वल टू अगर ऑड आया तो ऐसे याद रखना है, नहीं तो बच्चा जल्दीबाजी में गलती कर देता है। अगर n ऑड आया तो इवन टर्म्स खुलेंगे, और इवन टर्म्स होंगे तो दिख जाता है कि दो मिडिल टर्म, कि जब ऑड होगा 7 होगा तो 7 पे बोलेंगे 3 बेटा इधर 3 बेटा इधर, बीच वाला आ जाएगा, एक बीच वाला आएगा, क्योंकि 3 को इधर बिठाऊंगा 3 को इधर बिठाऊंगा, 6 लोग खत्म, एक बीच में आएगा। लेकिन जब इवन लोग होते हैं ना तो दो लोग बीच में हमेशा बैठते हैं। तो इसलिए याद रखना, अगर n की वैल्यू ऑड हुई तो इवन टर्म्स खुलेंगे, और इवन टर्म्स के टाइम में दो मिडिल टर्म्स होंगे। तो ऐसे याद रखना, तो बच्चा बहुत भूल जाता है कि सर ऑड के टाइम में कैसे याद रखना है ऐसे, ठीक है। छोटी छोटी चीजें आपको याद करा देता हूं, इसलिए मैं बोलता हूं मुझसे पढ़ोगे तो सिर्फ सीखोगे नहीं, याद करके जाओगे क्लास को, ताकि जिंदगी में फिर कभी भूलो नहीं। ये इंपॉर्टेंट होता है कि स्टूडेंट के लिए, नहीं तो स्टूडेंट मेरे पास इतने सारा मतलब आते हैं ना कि बोलते सर याद ही नहीं हो पाता, चीजें पढ़ता तो लेकिन भूल जाता हूँ, ठीक है। और आपको पता ही है कॉम्पिटेटिव पेपर का कितना मुश्किल होता है, एक साथ 3 3 पेपर्स, इतना वास्ट सिलेबस, एवरेज स्टूडेंट के मान का होता ही नहीं है कि सभी चीज याद कर रख के रख पाना। क्या भी होता है तो कितने लोग तो एग्जामिनेशन टाइम में माहौल देख के ही भूल जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इतना सारा प्रेशर होता है ना, जिसने एग्जाम दिया, जो ड्रॉपर स्टूडेंट है ना, उनको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि क्या प्रेशर होता है उस दिन, ठीक है। तो उस दिन ये क्या ही याद रहेगा ऑड टर्म, तो ऐसे सोचोगे ऑड आया तो मतलब सर ने सिखाया था एक जगह मतलब इवन टर्म्स खुलेगा, इवन टर्म्स खुलेगा। अगर इवन लोग होते हैं तो दो लोग बीच में होते हैं, तो दो लोग बीच में होते हैं, फिर आपको याद होगा कौन कौन, टी एन प्लस 2/2, देखा, सॉरी एन प्लस 1/2, एन प्लस 1/2, और दूसरा होता है टी एन प्लस 1 के बाद 2 ज्यादा 3/2। ओके, तो बताना क्या, n की वैल्यू 15 है तो 15 प्लस 1 16 हो जाएगी, ठीक है। और 16/2 कहीं 8 हो जाएगा, हाँ। और यहां पे देखो तो t आपको 15 प्लस 3 18 99 हो जाएगा। ओके, आगे कहानी समझ में। तो T8 और T9 में यहां पे पूछा नहीं था, लेकिन मेरे लिए बताना, T8 के लिए r की वैल्यू बोलना क्या रखोगे जनरल टर्म में, क्या r की वैल्यू 1 कम 7 रखोगे? हाँ, इसके लिए बोलना r इज इक्वल टू क्या रखोगे, क्योंकि कल को पूछने वाले ये भी पूछ सकते हैं कि मेरे को मिडिल टर्म ही बताओ, टर्म की वैल्यू ही बताओ। तो वैल्यू निकालने के लिए तो r चाहिए होगा, तो r की वैल्यू 7 रखेंगे। इसके लिए r की वैल्यू 1 कम मतलब r की वैल्यू 8 रखेंगे। आगे कहानी समझ में? ओके,
टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड करते हैं, आइए ये सीखते हैं। तो देखो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स के लिए कोई फॉर्मूला नहीं बनाया सामने वाले ने, उसने बोला एक ही तरीका है, ऑब्जर्व करो। सिर्फ एक ही तरीका, ऑब्जर्व करो और खुद ही फॉर्मूला निकाल लो। टोटल नंबर ऑफ टर्म तो अभी आपने बोला था ए ज्यादा, हाँ वो बोला था, लेकिन ये प्लस एक्स की पावर एन के लिए बोला था। अच्छा तो सर उससे क्या होता है, देखना क्या होता है। क्या यहाँ पे पता, दो बाइनोमियल टर्म्स, अरे दो टर्म्स है, एक वन और एक एक्स है। यहां अगर पूछो तो एक्स की डिग्री कितनी है, जीरो। अरे यहाँ एक्स नहीं है ना, तो एक्स नहीं है तो एक्स की डिग्री कितनी है, जीरो। और यहां बोलू, ऐसे मैं बोलता हूं, ऐसे दिखाता हूं, एक मिनट। यहां आपसे पूछो तो एक बच्चा बोलेगा एक्स की डिग्री जीरो है सर, और यहां बोलूं तो एक्स की डिग्री वन है। मतलब एक्स की डिग्री जीरो भी है, एक्स की डिग्री वन भी है, कल को एक्स की डिग्री टू भी होगी, एक्स की डिग्री थ्री भी होगी। मतलब डिग्रियों में ने सर गैप नहीं है। मतलब कॉन्सिक्यूटिव है, जीरो के बाद एक आ रहा है, एक के बाद दो आ रहा है, दो के बाद तीन आ रहा है, फिर चार भी आएगा। गैप नहीं है सर, ठीक है। तो जब भी गैप नहीं है और दो टर्म्स आपको दिख रहे हैं, तो आपको पता है एन प्लस वन डायरेक्ट, जितना टर्म होगा उससे ज्यादा, मतलब इसमें 16 टर्म्स खुलेंगे। ओके, जितनी भी वैरायटी बन सकती है मैं आपके सामने ला रहा हूं। ओके, सर इसमें तो तीन टर्म है, वो आंख के अंधे के लिए, जिसके पास भगवान ने आंख के साथ साथ दिमाग भी दिया है, उसको दिखेगा सर ये कुछ नहीं, ये तो अपना वो है, क्या वो कौन है, ये भी व्हाइट से लिखा है तो दूसरे पेन का यूज कर लेता हूं। कौन है वो, अरे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी, मतलब ये तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर निकल गया सर। और यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे 15, तो सर ऊपर तो ये 30 बन जाएगा। तो घूम फिर के फिर से मैं पूछूंगा, यहाँ एक्स की डिग्री बोलना वन, यहाँ एक्स की डिग्री बोलना जीरो, वन से जीरो आ रहा है, मतलब गैप नहीं, एक का ही गैप है, या यू बोलू एक का ही गैप है, ठीक है। अगर एक का गैप है तो जितना उतने एक ज्यादा टर्म्स, मतलब 31 टर्म्स खुलेंगे, ठीक है। आई कहानी समझ में, क्लिक किया, ओके। यहां बोलना, अगर एक बच्चा देखेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी, दिख गया आपको, ठीक है। तो ये क्या दिख रहा है सर आपको, ए प्लस बी का होल क्यूब तो नहीं दिख रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी, ए प्लस बी यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो ये मुझे कहीं दिखा तो दिख गया ए प्लस बी का क्यूब, मतलब ए कौन है, वन, और तो यहां पे लिख दे, तो ए कौन है, वन, बी कौन है, एक्स का क्यूब, ओके, और इसकी डिग्री है कहीं सर 15, ठीक है। तो अगर इसको देखो तो 15 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा सर, ये 3, एक मिनट, ये ओवरऑल डिग्री था ना 3, एक्स के माथे पर थोड़ी ओवरऑल डिग्री 3 है। तो अगर देखो तो सर ये लिखा है 1 प्लस एक्स की ओवरऑल डिग्री 45। हाँ, फिर से पूछता हूं, यहां एक्स की डिग्री बताना, एक बच्चा बोलेगा जीरो, यहां एक्स की डिग्री बताना, एक बच्चा बोलेगा वन, फिर से सर एक का ही डिफरेंस पे, एक के डिफरेंस पे, मतलब कॉन्सिक्यूटिव है, इसलिए जितना ऊपर माथे पे होगा उससे एक बढ़ा देना, 46 टर्म्स दुनिया को बता देना। ओके, आगे बढ़ता हूं। अब यहां पे खेल इंपॉर्टेंट है, कितने लोग बताएंगे अब सर बहुत चालाक थे, यहां भी फॉर्मूला काम किया, यहां भी फॉर्मूला काम किया, लेकिन जिंदगी में हमेशा मेरी किस्मत अच्छी नहीं होगी, कल को फॉर्मूला नहीं भी काम करेगा, ये किसी का फॉर्मूला नहीं है। तो सर इस टाइम कैसे सोचेंगे, ऐसे सोचेंगे, एक्स की डिग्री बताना मेरे को, क्या एक्स की डिग्री यहां खुलेगी तो जीरो, अरे सोच के देखो, जिस दिन एक्स की डिग्री यहां खुलेगी जीरो होगी। लेकिन अगर इससे पूछो तुम बताओ अपनी एक्स की डिग्री, ये बोलेगा 3, मैं एक थप्पड़ लगाऊंगा इसको, ये बोलेगा क्यों लगा रहे हो, मैं बोलेगा ये माथे पे क्या रखे हो, 15 ही रखे हो, तो ये बोलेगा हाँ रखा हो, तो उससे क्या होता है, अरे तुम 3 नहीं हो, ये बोलेगा 3 ही हो, मैं बोलूंगा नहीं हो, 15 इंटू 3 मल्टीप्लाई होता है। अच्छा, तब इसके दिमाग में आएगा, मैं एक्स की डिग्री 3 तो मैं मान के चल रहा था, मेरा पावर कम है, मेरा पावर तो और भी ज्यादा है, क्योंकि 15 ऊपर से माथे पे भी सरकार ने दे रखा है, तो एक्स की पावर 45 हूं मैं। तो सर यहां पे क्यों नहीं सोचा वैसे, अरे एक्स की डिग्री जीरो में अगर 15 भी लगा दोगे तो 15 इंटू जीरो तो जीरो ही होता है ना, ऐसे, हाँ। अच्छा सर, अगर मैं यहां पे देखूं तो यहां पाला वाला एक्स की डिग्री जीरो था, यहां पे एक्स की डिग्री 45 था, तो मेरा मन कर रहा है क्यों ना 46, क्योंकि आपने सिखाया सर यहां जीरो से लेकर 45 तक कितने टर्म्स होंगे, 46 टर्म्स। अरे जीरो से लेकर 45 तक 46 टर्म्स होंगे ना, जीरो से लेकर 10 तक कितने नंबर्स होते हैं, 10 नहीं 11, जीरो भी तो आ गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे बच्चों की तरह नहीं सिखा सकता, 10 हुए तो जीरो भी ले लोगे तो 11 हो जाएगा ना। तो हमेशा जीरो से 45 तक 46 लोग होंगे। गैप कितने का है हमेशा ऑब्जर्व करना, कि कहीं बीच से कोई धोखा तो नहीं दे रहा है, नहीं, पहला वाला भी आ रहा है, दूसरा डिग्री वाला भी आ रहा है, तीसरा वाला भी आ रहा है, तो मैं यहां पे लिखूंगा गैप एक का है, एक का गैप है सर। और जब भी एक का गैप होता है, अभी देख क्या रहे, इसमें एक का गैप था तो जितना ऊपर एक बढ़ा दे रहा था, तो यहां पे भी एक का ही गैप है, तो 45 है, तो 46 टर्म्स खुलेंगे भैया।
बीच से कोई धोखा नहीं दे रहा, सब जन आ रहे हैं। सीखते रहना, ये बहुत काम की चीज सिखा रहा हूं आपको। अच्छा यहां पे बताना, अब सर आप नहीं खेल सकते एक्स की डिग्री 0, क्यों? क्योंकि ये बोलेगा मेरे माथे पे एक है, मैं बोलूंगा नहीं। यहां पे भी देखो कोई है, ये बोलेगा हाँ है, एक्स की पावर 15 है, मैं एक्स की पावर 15 हूं। इससे पूछो तुम बताओ बेटा तुम क्या हो, ये बोलेगा मैं एक्स, मुझे एक्स की डिग्री से मतलब है, 4 और से मतलब नहीं है। 14 इंटू 3 45 है। मेरे मन में लालच आया, अच्छा कैसे निकाल रहे थे 45 से 46 कैसे कर रहे थे? कहीं आप ऐसे तो नहीं कर रहे थे कि 45 और प्लस में 45 और यहां पे करूं -0 और प्लस में 1, ऐसे ही कर रहे थे ना? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके एक जोड़ दे रहे थे टोटल टर्म्स के लिए। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके अगर एक ऐड करूं, लेकिन पता यह भी करना है कि गैप कितने का है। ऑलवेज ऑब्जर्व द गैप, कोई बीच से धोखा तो नहीं दे रहा। देखूंगा तो एक के बाद दो भी आ रहा है, दो के बाद तीन भी आ रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं गैप बताना, तो एक बच्चा बोलेगा सर अभी भी गैप एक का ही है। अगर अभी भी एक का गैप है ना, कोई धोखा नहीं दे रहा, तो टोटल टर्म्स निकालने का तरीका होगा दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। मतलब यहां पे लिख देता हूं, या फॉर्मूला बाद में लिखूंगा, अभी तो आपको डायरेक्ट लिख रहा हूं। क्या 45 माइनस 15 प्लस 1, अरे यही तो कर रहे थे, 45 माइनस 0 प्लस में 1। तो 45 माइनस 15 अगर कोई बच्चा करेगा तो 30 होगा, और 30 प्लस 1 मतलब टोटल टर्म्स 31 टर्म्स होंगे। ऐसे निकालते हैं टोटल टर्म्स भैया, कोई फॉर्मूला नहीं होता, सिर्फ ऑब्जर्वेशन होती है। सर यहां बताना मेरे को, एक्स की डिग्री 10 तो नहीं बोलोगे? नहीं, एक्स की डिग्री 0। अरे एक्स की डिग्री 0 है ना यहाँ पे, तो एक्स की डिग्री 0, एक्स की डिग्री 10, तो एक्स की डिग्री 0 ही होगी ना। 0 में 10 के मल्टीप्लाई 0 ही होती है। यहां बोलूं तो एक्स की डिग्री 40 तो नहीं है सर। हाँ, एक बच्चे के मन में लालच आया कि क्यों ना 41 लिख दो टोटल टर्म्स, ऑप्शन में 41 भी लिख के देगा, उसको ही पता आप कहां गलती करोगे और वहीं पे नेगेटिव मार्किंग खा जाओगे। ठीक है, फिर मैं देखता हूं कोई धोखा तो नहीं दे रहा। एक एक के बाद दो आ रहा है, ठीक है, लेकिन सॉरी 0 के बाद दो आ रहा है। यहाँ एक्स की डिग्री 0 थी, 0 के बाद दो आ रहा है, एक कहां आ रहा है? फिर दो के बाद देखोगे तो 4 आ रहा है, 3 कहां आ रहा है? मतलब अब की बार अगर मैं पूछूं आपसे तो आप बोलोगे कि सर गैप 2 का है। हाँ, गैप 2 का है। तो अगर गैप 2 का है ना, तो जितने टर्म्स मेरे आने चाहिए उसके आधा आएंगे। तो हमेशा जब लिखो तो ध्यान से लिखो कि 40 माइनस 0 करो, लेकिन इतने नहीं हो रहे होंगे, हाफ हो रहे होंगे 2। और आपको पता है +1 तो इनाम मिलता है एक ज्यादा, क्योंकि एक्स की डिग्री 0 भी है ना, इसको भी तो लेके चलनी है, इसलिए +1 किया। तो 40 डिवाइडेड बाई 20 तो नहीं होता, तो 21 टर्म्स हो गए टोटल। आई कहानी में समझ, अगर मजा आ रहा होगा तो प्लीज लाइक करना, ऐसे सिखाना बहुत इजी करके सिखा रहा हूं आपको। ओके चलिए आगे की बात करता हूँ, क्लास दिखा देता हूँ, फिर डायरेक्ट आपको फॉर्मूला जो मैंने ऑब्जर्व करके बनाया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्चुअली फॉर्मूला कोई नहीं है, किताब में नहीं मिलेगा आपको, ऑब्जर्व करके खुद बनाया हुआ फॉर्मूला है। ठीक है, यहां देखो तो बोलना मेरे को एक्स की डिग्री बोलना। एक बच्चा बोलेगा सर एक्स की डिग्री 3 में 10 की मल्टीप्लाई होगी यहाँ पे, क्योंकि ये भी है, तो एक्स की डिग्री 30। यहां बोलना एक्स की डिग्री, आप बोलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, एक्स की डिग्री ये 3 नहीं है, -3 है, तो -3 में 10 की मल्टीप्लाई -30 हो जाएगी। गैप देख लेना, ऑलवेज ऑब्जर्व द गैप, इसीलिए बॉक्स में लिख भी दिया, ऑब्जर्व द गैप व्हेनेवर द डिग्री इज नॉट इंक्रीजिंग 1 by 1। ठीक है, ये 1 by 1 शायद छुप गया होगा, यहां पे आपको दिख भी गया होगा 1 by 1 लिखा है। ठीक है, देख लेना। तो जब भी डिग्री एक से ज्यादा बार बढ़ रही है, 1 by 1 इंक्रीज नहीं हो रही, मतलब 1 के बाद 2 नहीं आ रहा, 2 के बाद 3 नहीं आ रहा, 1 by 1 नहीं आ रहा है, 1 by 1 इंक्रीज नहीं हो रही है, तो गैप ऑब्जर्व कर लेना। कितने लोग बताएंगे गैप बताना? 3 के बाद एक्स की डिग्री 0 हो जा रही है, और 0 के बाद -3 हो जा रही है। कहीं सर 3 का गैप है? हाँ, 3 का गैप है। तो अगर 3 का गैप है तो इन दोनों को घटाऊंगा, मतलब 30 माइनस 30 करते हुए आपको 30 प्लस 30 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 3 कर दूंगा, क्योंकि जितने टर्म्स आने चाहिए उसका बाई 3 आएगा, क्योंकि 3 का गैप पे खुल रहा है, और प्लस में एक ये तो इनाम मिलता है। ठीक है, तो 30 प्लस 30 कहीं 60 होता है, और 60 को 3 से डिवाइड कर 20, मतलब टोटल 21 टर्म्स खुलेंगे। आई कहानी सब ठीक है। अब मैं क्या आपको फॉर्मूला लिखना चाहूं तो लिख दूं क्या? क्या कर रहा हूं मैं, हमेशा टॉप डिग्री माइनस बॉटम डिग्री, ऐसे लिख देता हूं, टॉप डिग्री माइनस बॉटम डिग्री डिवाइडेड बाय गैप। ठीक है, प्लस में 1। ये हो गया आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताने का फॉर्मूला, जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, खुद आप ही ऑब्जर्व किए होगे। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, सब आप ही बोले, सब आप ही ऑब्जर्व किए होगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग वीडियो देखते देखते जो पूछता हूं वो बताते होगे। ठीक है, तो आपने ही ऑब्जर्व किया, मैंने लिख दिया टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू
क्या टॉप डिग्री ली यहाँ पे 30, माइनस में बॉटम डिग्री ली -30, तो -30 माइनस होते +30 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कितने का गैप था, 3 का गैप था, और +1 वरदान में मिलता है, वो मैंने कर दिया। ठीक है, तो यहीं पे लिख दिया ऑब्जर्व द गैप व्हेनेवर द डिग्री इज नॉट इंक्रीजिंग 1/1। अगर 1/1 इंक्रीज हो रहा है तो कितने लोग पता है गैप 1 का होगा, तो डिवाइडेड बाई 1 करेंगे, वो करो या ना करो कोई फर्क पड़ता नहीं है, इसलिए n+1 डायरेक्ट हो जाता है। ओके, ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट, ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट, अब ये इंटरेस्टिंग है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जब एक्सपेंशन हो रहा था तो कहीं आपने ध्यान से देखा कि बच्चा नाराज था, शुरू में एक भी नहीं सेलेक्ट कर रहा था, अगर एक भी नहीं सेलेक्ट कर रहा था तो कहानी कहीं छोटे से शुरू होगी, बढ़ते 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 मिडिल में जाएगी तो हाईएस्ट पे पहुंच चुकी होगी, फिर पता है आपको मिडिल के बाद फिर से घटना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फिर सिलेक्शन इज इक्वल टू रिजेक्शन हो जाएगा। आपको नहीं समझ में आ रहा तो दिखा देता हूं, एक एग्जांपल दिखा देता हूं। कल को मान जाओ a+x की डिग्री 5 है, 5 नहीं 3 ले लेता हूं, तो कितने लोगों को पता है जब खुलेगा तो एनसीआर मतलब 3c0, सबसे बारी में 3c0 होगा कॉफिशिएंट। अरे ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट पूछ रहा है, कॉफिशिएंट तो यही था ना जिसका बाइनोमियल कॉफिशिएंट ज्यादा होगा उसको अपन बोलेंगे ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट। ठीक है, 3c0, फिर देखना क्या होगा 3c1, फिर क्या होगा 3c2, फिर क्या होगा 3c3, फिर क्या होगा 3c4, और सबसे लास्ट में होगा कहीं 3c, एक मिनट 3c3 तक जाके रुक जाएगा ना, 3c4 कहां लिख दिया, ये भी फ्लो में कुछ भी लिखते आता हूं। ठीक है, 3c3 रुक गया यहां पे। अच्छा, कितने लोग पता है अगर 3 हुआ तो 4 टर्म मिडिल बोलना, मिडिल बोलना, ये दोनों मिडिल होंगे, ये दोनों मिडिल होंगे। 3 मैंने अगर आपको और ऑब्जर्व कराता ना, अगर और टर्म्स खुलते तो और मजा आता। 4 ले लेता हूं, ठीक है, डिग्री 4 ले लेता हूं, तब आपको और अच्छे से समझा पाऊंगा 4। ठीक है, एक मिडिल टर्म में ज्यादा अच्छे से ऑब्जर्व कर पाओगे। 4 हुआ तो कितने लोग पता है अगर 4 खुलेगा तो सबसे पहले 4c0 खुलेगा, मैं सिर्फ कोएफिशिएंट लिख रहा हूं, 4c1 और फिर 4c2, फिर कहीं 4c3 होगा और लास्ट में कहीं 4c4 होगा। मिडिल टर्म बताना, बीच में कौन बैठा, 2 लोग इधर 2 लोग इधर, बीच वाला कहीं ये है। अब बताना मेरे को 4c0 है तो ये वैल्यू कम होगी थोड़ी, 4c1 है ये आपको कम है, ये बीच वाला हाईएस्ट पे पहुंच गया। ओके, ये हाईएस्ट पे पहुंच गया। ओके, क्योंकि इसके साथ जो होगा, क्योंकि कोएफिशिएंट की बात करें अपन, सिर्फ बाइनोमियल कोएफिशिएंट की तो बात नहीं करें, नॉर्मल कोएफिशिएंट भी होगा साथ में, और नॉर्मल कोएफिशिएंट मतलब इन दोनों की डिग्री, और इन दोनों की डिग्री आधी आधी हो चुकी होगी। इस टाइम एक की डिग्री ज्यादा होगी, एक की डिग्री कम होगी, तो ये छोटी वैल्यू है, ये भी छोटी वैल्यू है। यहां पे फिर वैल्यू इंक्रीज कर रही है भैया, वैल्यू इंक्रीज कर रही है। यहां देखो तो 4c3 है, ये दिखने में 4c3 है, एक्चुअल में 4c1 ही है। ये दिखने में 4c4 है, एक्चुअल में 4c0 ही है, क्योंकि मैंने बोला था सिलेक्शन इज इक्वल टू रिजेक्शन। आप 3 चीजों को सेलेक्ट कर रहे हो 4 में से, या फिर एक चीजों को रिजेक्ट कर रहे हो, बात बराबर ही है, मतलब 4c3 इज इक्वल टू 4c1। तो वैल्यू इंक्रीज की, फिर मिडिल के बाद डिक्रीज करने लगती है, क्योंकि मिडिल के बाद फिर से वहीं आ गया, उल्टा चलता है। तो आगे इंक्रीज हुई फिर डिक्रीज हुई, तो कहीं बीच वाला तो हाईएस्ट नहीं है। हाँ, इसलिए मैं डायरेक्ट नहीं लिखा, आगे आपको ऑब्जर्व करा दिया। क्या आप ये बोल पाओगे कि मिडिल टर्म का जो कोएफिशिएंट होगा, यहां पे लिख देता हूं, कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म, कोई बोलोगे कि वही ग्रेटेस्ट है, हाँ, मिडिल टर्म इज ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट। आई कहानी समझ में, तो मिडिल टर्म का ही दूसरा रूप है। कितने लोगों को पता चला अगर कहानी में या तो मिडिल टर्म पूछेगा या तो बोलेगा बता ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट क्या होगा, तो सबसे पहले मैं बोलूंगा मिडिल टर्म क्या, ये बताओ। मिडिल टर्म का जो कोएफिशिएंट होगा वही ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट होगा, और फिर मैं कोएफिशिएंट निकाल दूंगा। ओके, कितने लोग पता है 18CR में मैक्सिमम कब होगा, इसके एन की वैल्यू देख के यहां से बता सकते हो। हाँ, एन की वैल्यू 2 जगह से बता सकते हो, एक तो माथे पे क्या है और एक तो एनसीआर में ऊपर क्या है, वही तो एन होता था। इसको देख के बोलोगे तो एक बच्चा बोलेगा एन इज इक्वल टू 18, क्या यही बोलोगे? हाँ, अगर एन इज इक्वल टू 18 बोलोगे तो एन इवन है, तो ऑड टर्म्स खुलेगा, और ऑड टर्म्स खुलेगा तो आधा करके एक ही मिडिल टर्म होगा, तो हाफ करके एक ऐड कर दोगे। तो इसके लिए बात करो तो कौन सा टर्म मिडिल टर्म होगा, बताना मेरे को। 18 का आधा किया तो 9 होता है, 9 में एक जोड़ूंगा तो 10, T10 इज द मिडिल टर्म, दिस इज मिडिल टर्म। और अगर T10 मिडिल टर्म होगा, सामने वाला मिडिल टर्म नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है आर की वैल्यू बताओ, तो आपको पता है इसके लिए आर की वैल्यू बच्चे को पता होगा, आर इज इक्वल टू 9। आई कहानी समझ में। अब आगे बढ़ता हूं, अब कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे अपन, सीख लें जितना सीखना था कॉन्सेप्ट जनरल टर्म का, मिडिल टर्म का, ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट का। क्या मैंने आपको जनरल टर्म सिखा दिया? जनरल टर्म में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि जॉन जिस टर्म पे आप बैठे होगे उससे एक कम आर होगा, मतलब उल्टा भी बोल सकते हो, जो आर होगा उससे एक ज्यादा टर्म होगा। ठीक है,
टर्म में और आर में एक का गैपिंग होगा। ओके, ये मैंने आपको जनरल टर्म से सिखाया। फिर मैं आपको मिडिल टर्म सिखाया। मिडिल टर्म में सिखाया कि अगर n इज इक्वल टू इवन है तो ऑड टर्म्स खुलेंगे, और ऑड टर्म्स के जब भी ऑड लोग बैठते हैं तो एक लोग बीच में आता है, हाफ करके एक ऐड कर देना, वो वाला टर्म मिडिल टर्म होगा। फिर मैं बोला जब n इज इक्वल टू इवन होगा तो ऑड टर्म्स, सॉरी n इज इक्वल टू ऑड होगा तो इवन टर्म्स खुलेंगे, उस टाइम दो लोग बीच में आएंगे। एक n प्लस टू बाई टू, एन प्लस वन होता था, n प्लस वन बाई टू होता था आई थिंक, ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, n प्लस वन बाई टू, ठीक है। एक n प्लस वन बाई टू और एक n प्लस थ्री बाई टू। ओके, वो याद कर लेना, मिडिल टर्म, ठीक। और फिर मैंने आपको ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट में क्या सिखाया कि जो बीच वाला होगा वही सबसे बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि इधर से इंक्रीज होगा, फिर बीच तक पे कहीं हाईएस्ट पहुंच चुका होगा, फिर डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो रिजेक्शन होगा वही तो सिलेक्शन होगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन पे बात करता हूं। कितने लोगों को समेशन दिख गई? अब समेशन जब भी दिखती है तो अपन समेशन को खोलते हैं, बिना डरे चुपचाप समेशन खोलना, किसी भी चैप्टर में समेशन को देखना। तो अगर मैं समेशन को खोलूंगा, ये बोल रहा है आई इक्वल टू जीरो रखो, और रखते रखते कहीं एम तक रखो। अगर मैं पहली बारी जीरो रखूं तो क्या आपको 10 और जीरो दिख गया? जिसने पिछला क्लास नहीं देखा उसको नहीं पता होगा कि ये 10C जीरो है। एनसीआर को लिखने का तरीका, डब्बा बीच में सी गायब कर दो, पिछले क्लास में सिखाया था, ठीक है। जिसको नहीं पता, यहां पे हो गया 20 और m माइनस आई मतलब 20 अपॉन में m, आई कहानी समझ में, फिर बीच में प्लस, फिर देखो तो 10 अपॉन में, सॉरी अपॉन कहां कर दिया, सॉरी सॉरी फॉर दैट, ठीक है। आई की जगह क्या रखूंगा? 1, तो 10 और 1 नीचे, यहां पे देखूंगा तो 20 m माइनस 1। ओके, फिर एक और खोल लेता हूं, एक और खोल लेता हूं, फिर तो नहीं खोले, फिर तो लास्ट वाला खोलेंगे। फिर 10 आई की जगह 2 रखा तो यहां हो जाएगा 20 m माइनस 2। ओके, फिर ऐसे खोलते खोलते लास्ट को जब पकड़ोगे तो होगा 10, और आई कहां तक, आई की मैक्सिमम औकात क्या है? m, तो m रखोगे, और फिर आप रखोगे 20 m माइनस m, तो 20 जीरो हो जाएगा कहीं। ओके, आ रही है कहानी समझ में? अब एक बच्चा फिर से मिलाएगा, सर यहाँ सम नहीं है मल्टीप्लाई है, तो गलती भी मत करना ऊपर वाला सेम नीचे वाला एक का डिफरेंस चेक करने के लिए। फिर इसको कैसे सॉल्व करें सर, मर गए यहाँ। एक तो तरीका है कि सभी को खोलो, तब भी नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ पे डैश डॉट डॉट करके है, ठीक है। यहां पे सिर्फ एक ही तरीका काम करेगा, और यहां से मैं कहीं आपको थोड़ी बहुत पीएनसी की भी खुशबू दे दूंगा, थोड़ी बहुत, पूरा नहीं, थोड़ा बहुत आपको पीएनसी का भी फील आ जाएगा। अगर मैं यहां से पूछूं तो आप बोलोगे कि मैं कहीं आउट ऑफ टेन जीरो चीजों को सेलेक्ट कर रहा हूं, सेलेक्ट किया मैंने जीरो, आउट ऑफ 10 मैंने जीरो को सेलेक्ट किया। और जब भी दो चीजें मल्टीप्लाई में होती है ना, इसका मतलब होता है कि फिर मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैंने इसको सेलेक्ट किया, फिर मैंने इसको सेलेक्ट किया, तो बीच में एंड होता है, और जब प्लस होता है तो बीच में और होता है। ये सब बातें मैं आपको पीएनसी में सिखाऊंगा। अभी मैंने सिखा दिया अगर मल्टीप्लाई में दो चीजें, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, फिर मैं रुका नहीं, मैं माना नहीं, मैं फिर अब इसको भी सेलेक्ट करूंगा, मतलब मैंने आउट ऑफ 20 मैंने एम चीजों को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट एम। तो अगर मैं पूछूं कि ये बच्चा पहली बारी में कितना टोटल सेलेक्ट कर रहा है, तो क्या आप बोलोगे 10 में से जीरो सेलेक्ट कर रहा है? हाँ। फिर 20 में से एम सेलेक्ट कर रहा है? हाँ। तो क्या मैं बोलूं टोटल 30 में से ये बच्चा एम तो नहीं सेलेक्ट कर रहा? सेलेक्ट एम। सोच के बताना, अरे टोटल 30 में से एम, ये इस बार जीरो सेलेक्ट किया, एक भी नहीं किया, और इस बार एम सेलेक्ट किया, मतलब टोटल 30 में से एम चीजों को सेलेक्ट करके ला रहा है। तो क्या इसको जब दुनिया दिखाएगी तो 30 से एम से दिखाना पसंद करेगी क्या? हाँ सर बिल्कुल। आना इधर देखना, क्या यहां बोलूंगा तो 10 में से एक चीजों को सेलेक्ट किया? हाँ। यहां 20 में से m माइनस 1 को सेलेक्ट किया, और चूंकि मल्टीप्लाई है तो फिर इसको भी सेलेक्ट किया, मतलब टोटल 30 में से यहां भी सर m चीजों को सेलेक्ट कर रहा है, क्योंकि एक को किया फिर m माइनस 1 को किया, तो टोटल एक प्लस m माइनस 1 को किया, एक से एक उड़ गया, मतलब यहां भी मैं बोलूंगा ना, तो यही बोलूंगा कि सर टोटल 30 में से सर m सेलेक्ट कर रहा है। आ रही है कहानी समझ में? तो यहां भी सर 30 cm, यहां भी 30 cm, कहीं देखोगे तो यहां भी 30 cm। अरे 10 और 20 30, तो 30 चीजों में से फिर से m चीजों को सेलेक्ट कर रहा है, तो हर बार बच्चा 30 cm, हर बार 30 cm। तो कितने लोगों को पता है यहां भी 30 cm? ओके, फिर से ये भी 30 cm ही लिखा है, तो ये इतना सा पार्ट मेरी आंखों का धोखा था, ये एक्चुअल में लिखा था 30 cm, क्योंकि 30 में से ये m चीजों को सेलेक्ट कर रहा है। और ये कहां तक, कितने लोग बताएंगे लास्ट वाला भी अपने आप में 30 cm ही है? आई कहानी समझ में? ठीक है। अब यहां से एक और खेल इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला ना पीएनसी की खुशबू आ जाएगी आपकी। जब भी मल्टीप्लाई होता है ना, तो मैंने बोला बीच में एंड होता है, और जब भी
प्लस होता है ना, तो बीच में और होता है। तो सुनना डायलॉग क्या बोलूंगा, बच्चा या तो 30 में से m सेलेक्ट कर रहा है या फिर 30 में से m सेलेक्ट कर रहा है या फिर 30 में से m सेलेक्ट कर रहा है। तो अगर वो ये सेलेक्ट कर रहा है तो ये नहीं कर रहा, क्योंकि बीच में या लगा है, बीच में और लगा है, प्लस का मतलब और होता है। ठीक है, ये मैं कोई आपको ये क्वेश्चन मुझे नहीं लेना चाहिए था यहाँ पे, फिर भी यहाँ पे दिया, तो इन्होंने यहाँ पे कंटेंट में था तो मैं पढ़ा दे रहा हूँ। ये एक्चुअली पीएनसी का क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो बच्चा या तो ये सेलेक्ट कर रहा है या तो ये सेलेक्ट कर रहा है या फिर से 30 से एम ही सेलेक्ट कर रहा है। ओके, तो ये सेलेक्ट कर रहा है फिर ये नहीं कर रहा, इन दोनों में से उसके पास चॉइसेस है, कोई एक ही सेलेक्ट करना। तो सभी को ऐड करोगे तो आंसर 30 से एम ही हो जाएगा, क्योंकि बच्चा तो 30 में से एम ही चीजों को सेलेक्ट करके लाएगा, क्योंकि बीच में और है। इसको सेलेक्ट करेगा तो इन सभी को रिजेक्ट कर देगा, इसको सेलेक्ट करेगा तो बाकियों को रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि बीच में प्लस है। प्लस का मतलब होता है या तो ये या तो ये। जैसे अगर मैं आपको समझाऊं कि आप फॉर एग्जांपल कहीं जा रहे हो, 3 रास्ते हैं आपके पास, तो अगर आप इस रास्ते से चले जाओगे तो बाकी दोनों को तो रिजेक्ट कर दोगे ना, तो टोटल तो आप एक ही रास्ते से गए। तो अगर भले ही टोटल आपके पास 3 रास्ते, लेकिन गए तो आप एक ही रास्ते से ना, तो टोटल इतने सारे ऐड हो रहे हैं, लेकिन बीच में प्लस लेके ऐड हो रहे हैं, तो प्लस का मतलब और होता है, या तो ये लेकर आएगा या तो ये लेकर आएगा, तो बच्चा टोटल 30 सीएम लेके आएगा। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए। नहीं भी समझे तो पीएनसी तक रुको, ये क्वेश्चन नहीं समझोगे पीएनसी में अच्छे से समझ आ जाएगा, फिर ये आके सोचोगे, नोट्स में तो होगा बकायदा आपका, फिर अच्छे से सीख जाओगे। ठीक है, पूछा क्या था क्वेश्चन में, पूछा था इज मैक्सिमम एंड एम इज इक्वल टू, पूछ रहा है मैक्सिमम बताओ, एम की वैल्यू, एम अपनी जगह पे आ रहा है, क्या एन की वैल्यू आपको 30 नजर आ गई? क्या मैं ये भी बोल दूं कि एन इवन है, इवन के टाइम और टर्म्स खुलेगा, और मतलब एक बीच में आएगा, और बीच में जो आएगा कहीं वो कौन सा टर्म होगा बोलना, आधा करके एक जोड़ देते हैं, तो 30/2 कहीं 15 होगा, 16 वाला टर्म मिडिल होगा, और 16 के लिए आर बोलना, और आर अपनी जगह पे एम है, अरे इसके लिए बोलना एक कम तो 15, क्योंकि आर और टर्म में एक का कमी होती है। ठीक है, मतलब आर एक कम होता है टर्म से, तो एम की वैल्यू 15 आ गई। आई कहानी समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट था। आगे मूव कर जाता हूं। ठीक है, चले आगे मूव करते, बोला फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज 5/2, देन ए और एन की वैल्यू आपसे पूछा है। बोला इसका एक्सपेंशन में जो फोर्थ टर्म है ना वो 5/2। अब आना नया वैरायटी के क्वेश्चन, कितने लोग पता है फोर्थ टर्म के लिए आर की वैल्यू बताना, क्या आर की वैल्यू 3 यहीं पे बोल दूं, अरे फोर्थ टर्म के लिए आर इज इक्वल टू 3। अब जब जनरल टर्म लिखना ना तो वहां TR+1 मत लिखना, T4 लिखना, और दुनिया को बोल देना कि आर की वैल्यू 3 है, क्योंकि आपको मैंने पढ़ा चुका है कि जो टर्म होगा उससे एक कम आर होगा। मैं बार बार बोलूंगा, मैं बार बार बोलूंगा ताकि आप सीख लो। ठीक है, अच्छा आप बोलना, अब जरूरत पड़ेगी मुझे एनसीआर की, क्या आप 4C3 दुनिया को बोल दोगे? नहीं सर, एन की वैल्यू एन है, 4 नहीं ना, सॉरी यहां से मैंने 4 देख लिया, NC3। ठीक है, NC3 बोल दोगे? हाँ बोल दूंगा सर, क्योंकि एन की वैल्यू एन है। ओके, अच्छा फर्स्ट टर्म की पावर दोनों को घटा के होती है, आज के दिन फर्स्ट टर्म AX है, बोला था फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म ए और एक्स मत याद रखना। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू दोनों को घटा के मतलब सर n-3 बोलना चाह रहे हो क्या? हाँ, और सेकंड टर्म मतलब 1/x की डिग्री, आज के 1/x ही लिखता हूं, पहले स्टेप में आपको नहीं मारना चाह रहा, 1/x इसकी डिग्री नीचे वाला, और नीचे वाला मतलब 3। बोला था बड़े क्वेश्चन मेरा डायलॉग ही काम में आएगा, फॉर्मूला काम में नहीं आएगा। देखो काम में आया कि नहीं आया, आर की वैल्यू 3, तो T4 क्या हो जाएगा, NC3, फर्स्ट टर्म दोनों का घटा के डिग्री, और सेकेंड टर्म की डिग्री नीचे वाला। ये बोल रहा है कि फोर्थ टर्म मतलब ये वाला जो टर्म है ना, इसकी वैल्यू सरकार ने दे रखी है 5/2। अच्छा हाँ, एक मिनट, और मेरा फोर्थ टर्म ये है। आपको पता है मेरा जो फोर्थ टर्म है ना वो तो सबसे पहले NC3 है। एक काम करता हूं, यहां पे a की डिग्री n-3 कर देता हूं, और x की डिग्रियों को एक साथ कर देता हूं। ये आपको बहुत जरूरत पड़ेगा, अभी आगे तो और जरूरत पड़ेगा कि x की डिग्रियों को एक साथ कर दो। कितने लोग पता है अगर यहां x आएगा तो अपने साथ n-3 लाएगा, यहां x आएगा तो अपने साथ इंटरेस्टिंग बहुत -3 लाएगा। क्यों? क्योंकि यहां x की डिग्री -1 है, और -1 की 3 से मल्टीप्लाई -3 हो जाएगी। अब कुछ गरीब बच्चे जिन्होंने बचपन में पढ़ रखा है कि दोनों x और x मल्टीप्लाई होते हैं, अरे जो दिमाग से थोड़े कमजोर है उनको मैं बोलता हूँ गरीब बच्चे, ये मत सोच लेना कि पैसों से, नहीं तो बहुत लोग सोचते कमेंट सेक्शन में कि सर मैं गरीब नहीं हूं, अरे मैं दिमाग से गरीब बोल रहा हूँ। ठीक है, थोड़े से जो गरीब बच्चे उनके लिए बिल्कुल यहाँ पे दिखा रहा हूँ। क्या आपने पढ़ा है कि अगर यहाँ से एक्स की डिग्री और यहाँ से एक्स की डिग्री आई तो दोनों की डिग्री ऐड हो जाएंगी? अरे बेस सेम होता है, आपके बचपन में टीचर ने पढ़ा होगा ना, बेस सेम होता है, डिग्री ऐड हो जाती है। यहाँ एक्स की डिग्री थी n-3, यहाँ एक्स की डिग्री थी -3, दोनों की डिग्री ऐड हो जाएगी, तो n-3 और -3 ऐड होकर n-3 -3 हो जाता है, इज इक्वल टू 5/2। अच्छा क्वेश्चन वाले ने जो दिया था ना मुझे फोर्थ टर्म, वो बोल रहा है कि एक्स इसमें है ही नहीं,
और मेरे वाले में तो x है। इसका मतलब जरूर क्वेश्चन वाले ने मेरे साथ बहुत बड़ा चालाकी किया है। ये बोल रहा है कि x की डिग्री 0 है मेरे में, और मेरे में तो x की डिग्री है। और मेरे में जो x की डिग्री है ना, कहीं मैं फिर से इसको लिख देता हूं, nc3 इंटू एक की पावर n-3 इंटू में x की पावर n-6। मेरे क्वेश्चन में x की डिग्री n-6 है, और सरकार ने जो मेरे को दिया है ना उसमें x की डिग्री 0 है। तो जरूर सर ये x की डिग्री यहां पे और यहां पे जो x की डिग्री है बराबर होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन वाला जो दिया है और मेरा जो आंसर है वो तो सेम होना चाहिए ना। गिवन और मैं जो निकाल रहा हूं वो तो सेम होना चाहिए, दोनों अलग अलग लोग थोड़ी हैं, दोनों तो एक ही लोग हैं। तो इसलिए मैं बोल दूंगा बेटा n-6 तुम दिए वाले के बराबर होने चाहिए, मतलब n-6 0 होना चाहिए। डिग्री का कंपेरिजन कर रहा हूं तो n की वैल्यू 6 हो गई। ये मैंने अगले टॉपिक के ऊपर बात अभी से छेड़ दी, ठीक है, n इज इक्वल टू 6। बट सामने वाला आपसे a भी पूछ रहा है। कितने लोग पता है n6 आते हैं, ये मर गया, ये मर गया, ठीक है। तो अब मैं रख दूंगा, तो रखूंगा तो nc3, और यहां पे देखूंगा तो a की पावर और n की वैल्यू भी सामने वाला निकाल चुका है, तो 6c3, ओके 6c3। और यहां पे देखो तो a की पावर n 6 है, तो 6 माइनस 3 आपको 3 आ जाएगा, ओके। और ये तो मर गया, और इसकी वैल्यू अभी भी होगी कितनी, 5/2। मेरे को एक कमेंट सेक्शन में बता देना, ओके। इतना कर दोगे मेरे लिए? आई होप कर ही दोगे, इतना इतना तो कर ही दोगे। पसंद आने पे आप लोग लाइक नहीं करते तो एटलीस्ट अपना काम तो कर लो, कैलकुलेट करके आंसर तो कमेंट सेक्शन में एटलीस्ट लिख दिया करो। अगर सामने से कोई इतना मेहनत कर रहा है तो उसकी एक बात तो मानोगे ना, कि कमेंट सेक्शन में तो आंसर मेंशन करोगे, टाइमिंग लिखो, आंसर लिखो, ठीक है, सब एक साथ। जितने आंसर्स मैं बोलता हूं करने के लिए, काम करना, कमेंट सेक्शन में जाना, सभी अपने आंसर टाइमिंग लगा के लिख देना। उससे मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। इफ कोफिशिएंट ऑफ एक, अब उल्टा खेल गया। अब वो बोल रहा है आपके टीचर ने क्या इतनी सी बात आपको पढ़ाई है क्या? कहीं ऊपर ऊपर से तो पढ़ा के नहीं चल गए कि आपको प्रेशर बना के सिखाया था कि जितनी एक्स की डिग्री होगी वही आर होगा। कब? जब एक्स दूसरे नंबर पे बैठा हो। आज के दिन मैंने देखा एक्स दूसरे नंबर पे बैठा था, हाँ एक्स सेकंड पोजीशन पे बैठा था, और सर ने सिखाया था जो सेकंड पोजीशन होगा ना उसके माथे पे जो होगा वही तो आर होगा। तो मैंने देखा एक्स की डिग्री 7, तो मेरा हाथ थोड़ा धीरे धीरे ही लिखा, क्योंकि दिमाग थोड़ा प्रेशर से सिखाया था सर ने, मैंने अभी तक नहीं सीखा है। आर की वैल्यू 7, समझ गए? अरे मैंने आपको बोला था अगर सेकंड पोजीशन पे है एक्स और सेकंड वाले के माथे पे कौन आता है, नीचे वाला, और नीचे वाला तो आर होता है ना, तो एक्स की डिग्री 7 मतलब आर इज इक्वल टू 7। क्वेश्चन वाला ये बोलना चाह रहा है, और यहां आर इज इक्वल टू 8। तो ये बोल रहा है आर इज इक्वल टू 7, और बोल रहा है कि दोनों के कोफिशिएंट इक्वल है। मतलब अगर टर्म्स, अपन तो टर्म्स में खेलना चाहेंगे, क्योंकि जनरल टर्म तो टर्म के नाम पे होता है, आर के नाम पे होता नहीं। क्या यहाँ वो T8 की बात तो नहीं कर रहा? हाँ। क्या वो T9 की बात तो नहीं कर रहा? तो अगर उसने बोला इफ कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 एंड x की पावर 8 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस आर इक्वल, मतलब वो ये बोलना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, कि T8 की वैल्यू T9 के बराबर है। अब आपको पता है T8 निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, जनरल टर्म दे के जाएगा। कितने लोग पता है जनरल टर्म मतलब एनसीआर? सबसे पहले तो एनसी, 8 के लिए आर की वैल्यू 7, तो एनसी 7। फर्स्ट की डिग्री मतलब फर्स्ट आज के दिन 2 है, 2 की डिग्री दोनों घटा के बहुत आसान कर दिया। और आर की वैल्यू, आर क्या है, सॉरी सेकंड टर्म क्या है, x/3। x/3 की डिग्री नीचे वाला, मतलब नीचे वाला 7 है, ओके। इसको इक्वल कर दूं क्या T9 के, और T9 क्या हो जाएगा, एनसीआर, मतलब एनसी और आर की वैल्यू 9 के लिए कितनी होगी, 8, तो एनसी 8। आई का नहीं समझ में? और फिर फर्स्ट वाले की डिग्री मतलब 2 की डिग्री कितनी लिख दूं, दोनों को घटा के n-8, ओके। और सेकंड वाले की डिग्री मतलब x/3 की डिग्री, सेकंड टर्म की डिग्री नीचे वाला 8। इसको जितना बार बोलोगे उतना बार सीखोगे, ओके। कितने लोगों को पता चल गया कि यहां x/3 की पावर 7 है और यहां x/3 की पावर 8 है, ये खत्म हो जाएगा तो सिर्फ x/3 छोड़ जाएगा इधर, ठीक है। अच्छा इधर कितने लोगों को दिख गया, 2 की पावर n-7 से 2 की पावर n-8 भी कट गया। 2 किधर छूटेगा मेरे को ये बताना, डिग्री ज्यादा किधर है? अरे n-7 बड़ा होता है n-8 से, तो डिग्री 2 इधर छूटेगी नहीं, तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। इसको नीचे लिख देता हूं, 2 यहां पे रह जाएगा। आई का नहीं समझ में? अरे n-7 आप करके भी देख लेना, इसको देखोगे तो ये n-8 प्लस 1 लिखा है, n-8 से n-8 कट जाएगा तो 2 की पावर 1 बच जाएगा, मतलब 2 बच जाएगा। तो कहीं ये लिखा है NC7 और इनटू में 2 दिख रहा है मुझे, हाँ इनटू में 2 दिख रहा है, इज इक्वल टू दिख रहा है मुझे NC8 इनटू में
कहीं आपको एक एक्स बाई थ्री इधर बच गया था, एक्स बाई थ्री यहीं तो नहीं दिख रहा? हाँ ठीक है। अगर मैं यहाँ एक्स छोड़ के बाकी सारा सामान इधर लेते जाऊं तो कहीं आपको दिखेगा NC7, ठीक है, अपॉन में, सॉरी अपॉन नहीं, इंटू टू अपॉन में NC8। आई कहानी समझ में? अच्छा यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, बहुत बड़ा। एक्स बाई थ्री एक्स भी तो कट जाएगा ना, अरे सिर्फ 1/3 रह जाएगा ना, एक्स की पावर 7, क्योंकि कॉफिशेंट का बात हो रहा है ना, तो एक्स कहां से आएगा? देखो यहाँ पे बोल रहा है इफ कॉफिशेंट इक्वल है इसके, तो कॉफिशेंट में तो एक्स नहीं दिखता ना, इसलिए यहाँ 1/3 होगा। वही मैं बोल रहा हूँ एक्स की वैल्यू नहीं निकालनी थी, यहाँ एन की वैल्यू निकालनी थी। वही मैंने बोला एन भी है एक्स भी है, दो दो लोग कैसे हो सकते हैं वेरिएबल, ठीक है। तो मैंने देखा यहाँ क्योंकि कॉफिशेंट बोला था, इन्होंने बोला था कि दोनों टर्म्स इक्वल है, वो बोला था दोनों टर्म्स के कॉफिशेंट इक्वल है। तो कॉफिशेंट क्या होता है? एक्स को छोड़ के सभी। मतलब सर जब जब कॉफिशेंट की बात होगी तो अपन टोटल कॉफिशेंट लेंगे, हाँ सिर्फ बाइनोमियल नहीं लेंगे, नहीं टोटल लेंगे। अगर बाइनोमियल लिखना होगा उसको तो लिखेगा बकायदा कि बाइनोमियल कॉफिशेंट इक्वल हो रहा है, तो उस टाइम सिर्फ NC7 और NC8 को भिड़ाते इक्वल। और आपको पता है वो तो हो ही नहीं सकता कि NC7 कभी NC8 के बराबर होगा क्या? कभी नहीं ना, इसलिए टोटल कोफिशिएंट लेना। ओके, तो टोटल कोफिशिएंट मतलब x को छोड़ के तो यहाँ 1/3 होगा, तो यहाँ भी 1/3 कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी जो छूटेगा वो 1/3 छूटेगा, यहाँ 1/3, तो बचेगा भी 1/3। ओके, तो इधर आ गया आपको 1/3। एक सेकंड स्लाइड चेंज में थोड़ा इधर देख लेते हैं। NC7 इधर आ गया और इधर एक 2 भी छूट गया और इधर x/3 की जगह हो गया 1/3। ओके 1/3। कितने लोग पता है मुझे n की वैल्यू निकालनी है, x थोड़ी निकालनी थी, इसलिए मुझे दिखा दो दो वेरिएबल कैसे हो सकता है, ठीक है। तो यहां से देखो तो ये 3 को इधर कर दूं क्या, 6 कर दूं, और इधर से देखो तो NC8 अपॉन में NC7 हो गया। अब एक बच्चा तो जिसने नहीं पढ़ा है पिछला क्लास, वो क्या करेगा, फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल n माइनस 8 वैसे करेगा। वैसे कर लोगे आंसर थोड़ा देरी से आएगा, आ तो जाएगा, ठीक है। लेकिन कितने लोगों ने मुझसे सीखा था ऊपर वाला सेम नीचे वाले में एक का डिफरेंस, और अगर उनका सम हो तो फिर ऐसे सोचते थे। मैंने सिखाया था, उसकी कहानी अलग थी, अभी नहीं जा रहा हूं, नहीं तो बहुत और भी लंबी हो जाएगा। लेकिन जब डिवीजन हो तो क्या मैंने सिखाया था, n माइनस आर, और r की वैल्यू उस टाइम बोलना भूल गया था, बड़ा वाला, क्योंकि नीचे वाला तो r-1 है ना, ऊपर वाला ही तो r है ना, तो n-8 प्लस में 1 अपॉन में r। अरे इसका फॉर्मूला क्या होता था, n माइनस आर प्लस 1 अपॉन में r। मैंने कहीं डिराइव किया था पिछले क्लास में, अगर आप भूले नहीं होगे तो। ऊपर वाला सेम नीचे वाले में एक का डिफरेंस अगर डिवाइड हो तो n माइनस आर प्लस 1 अपॉन में r हो जाता था, और अगर दोनों सम में हो तो फिर बोला था सेम में एक बढ़ा के, जो दोनों सेम है उनमें ऊपर वाले में एक बढ़ा के और नीचे वाले में जो बड़ा है r है उसको लिखते थे। उसकी कहानी मैंने आपको सिखाई थी, ठीक है। अच्छा तो इसके यहां से आप निकाल लोगे n की वैल्यू, ये कितना हो जाएगा, 8 6 48 और 48, और इधर से जाएगा 7 ऐड हो जाएगा, तो n की वैल्यू आपको 55 हो जाएगी। ओके, n की वैल्यू 55। आगे कहानी समझ में? क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। थोड़ा सा कंटिन्यू और 20-25 मिनट और पढ़ेंगे अपन, ठीक है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब कितने लोग समझ गए कि एक्स उसमें मरा हुआ होगा, मतलब एक्स नहीं होगा। एक्स नहीं होगा मतलब सर एक्स की डिग्री 0 तो नहीं बोलना चाह रहे हो? हाँ, एक्स की डिग्री 0 होगी। कितने लोगों को अभी अभी दिखाया था पिछले क्वेश्चन में, एक्स की डिग्री 0 होना मतलब एक्स की डिग्रियों का कंपैरिजन कर देते थे। क्वेश्चन वाला जो देगा उसने बोल रखा है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। कितने लोगों को यहां तक का लाइन का मतलब समझ में आ गया? इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मतलब सामने वाला बोल रहा है एक्स की डिग्री 0। अब मैं अपना पता करूंगा कि मेरे में एक्स की कितनी डिग्री है, और मैं दोनों को भिड़ा दूंगा। यही काम तो अभी पहले किया ना। तो अगर इसका देखूंगा तो इसका सबसे पहले जनरल टर्म लिखूंगा, सबसे पहला काम जनरल टर्म, ठीक है। जब भी टर्म की बात होगी अपन जनरल टर्म, क्योंकि जो जनरल टर्म होता है वो सभी टर्म को रिप्रेजेंट करता है। मैंने आपको सिखाया था सीक्वेंस सीरीज में, जो जनरल टर्म होता है वो सभी टर्म को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ओके, अच्छा अगर जनरल टर्म लिखूंगा तो tr+1 लिखूंगा। ओके, tr+1 क्या हो जाएगा, NCR। तो n की जगह कहीं 6 तो नहीं देख ली, 6CR। फर्स्ट वाले का दोनों घटा के 6 माइनस आर। अब मैं डायरेक्ट लिखता हूं, सेकंड वाला 1 अपॉन एक्स लिखो या एक्स की पावर -1 लिख दो, एक्स की पावर -1 और नीचे वाला मतलब -r, ठीक है। क्वेश्चन वाले ने बोला कि ये वाला जो टर्म होगा ना उसमें एक्स की डिग्री 0 होगी, एक्स की डिग्री 0। और इधर जो मेरा सामान पड़ा हुआ है इतना एक्स की पावर 6CR, इसमें मैं देख लेता हूं एक्स की डिग्री कितनी है। तो इसमें जो एक्स की डिग्री है मैं एक्स को अलग कर दिया, इधर से देखूंगा तो 6 माइनस आर, वो जब ऐड होगा -r से तो हो जाएगा 6 - 2r। मतलब मेरे पास है एक्स की डिग्री 6 - 2r। क्वेश्चन वाले ने दे रखा है एक्स की डिग्री 0,
तो मैं काम करता हूं, बोलता हूं 6 माइनस 2r बेटा तुम बराबर होगी 0 की। ठीक है, तो यहां से अगर देखो तो r की वैल्यू बोलना, क्या 3 आ गई, r इज इक्वल टू 3, तो सामने वाला बोला था वो वाला टर्म बताओ मुझे, r की वैल्यू मत बताओ। तो सर ने मेरा सिखा रखा है ना कि r इज इक्वल टू 3 है, तो आप t4 की बात कर रहे हो, क्योंकि टर्म एक ज्यादा होता है। तो कितने लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का मतलब क्या लिखोगे कि फोर्थ टर्म जो होगा ना अपना, फोर्थ टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडिपेंडेंट ऑफ x। आई बात समझ में? ठीक है, तो हमेशा मैं यहां पे लिख देता हूं, नोट्स में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, फॉर इंडिपेंडेंट ऑफ x, फॉर इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडिपेंडेंट ऑफ x क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, फाइंड डिग्री ऑफ x, डिग्री ऑफ x। ठीक है, डिग्री ऑफ x, डिग्री ऑफ x हमेशा पता करो एंड देन पुट दैट डिग्री इक्वल टू 0। ठीक है, पुट दैट डिग्री इक्वल टू 0। तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इंडिपेंडेंट ऑफ x बोलेगा तो x की डिग्री पहले मैं पता करूंगा, जो क्वेश्चन में दिया होगा मेरा x का क्या डिग्री आ रहा है, और सामने वाले ने बोलेगा इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब उसमें x नहीं हो, मतलब x की डिग्री 0 हो, फिर मैं दोनों डिग्री को 0 से भिड़ा दूंगा, मेरे पास r की वैल्यू आएगी, और सर ने सिखा रखा है जो r होगा उससे एक ज्यादा टर्म होगा। अच्छा, अब इस पे बात करते हैं, कितने लोगों को पता है पिछली बार तो आसान था, इस बार थोड़ा मुश्किल आ गया। तो आगे तो साफ फोटो करेंगे, आगे फोटो साफ करेंगे। अगर इसमें जनरल टर्म कैसे निकालोगे, मर जाओगे निकालने से पहले। ठीक है, तो आगे सबसे पहले इसकी साफ सफाई करनी होगी। साफ सफाई करने के लिए बेसिक मैथ से बात करना पड़ेगा, बेसिक। ठीक है, बेसिक मैथ आइए सीखते हैं। कितने लोगों को दिखा यहां x की डिग्री 1/3 है। ठीक, तो यहां सोचूंगा x की डिग्री 1/3 बनाना, तो क्या मैं लिख दूं x की डिग्री 1/3, फिर ये चिढ़ जाएगा, बोलेगा मैं x था, तो बोलेगा रुको तुमको x बनाता हूं डिग्री 3 लगा के। क्या मैंने x की डिग्री 1 लिखी है? हाँ, लेकिन नीचे वाला जैसा बनाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे काटना पसंद है नीचे और ऊपर। अरे तभी तो मेरे पास दो सिंपल टर्म आएंगे, अगर मैं नीचे वाले को ऊपर वाले से काट दूं, तो मैं ऊपर वाले की फोटो नीचे वाला जैसा बना रहा हूं। अच्छा, अगर इसने क्यूब देखा पास वाले को कि पास वाला क्यूब में बदल गया, तो ये भी क्यूब में बनना पसंद करेगा, क्योंकि तभी दुनिया इनके ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा पाएगी। तो 1 ने देखा पास में क्यूब है, तो 1 को तो पता है पास वाले का चेहरा देख के मैं उसके चेहरे में बदल सकता हूं, मेरे ऊपर जितनी भी डिग्री लगाओ चलेगा। तुमको 2 की डिग्री की जरूरत है तो तुम 1 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, मैं तो जैसा नचाओगे वैसे नाचूंगा, मैं 1 हूं। ठीक है, तो मैंने 1 का क्यूब कर दिया अपॉन में क्यूब पास वाले को देख के, ये मेरे को सपना नहीं है कुछ भी, और रटना तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, यहां पे देखूंगा तो ये तब तक तो नीचे वाला चल ही रहा है, माइनस एक्स की पावर 1/3 प्लस में। अच्छा, इसको भी लिखना चाहूं तो सबसे पहले तो सामने वाले ने और मेरे लिए थोड़ा काम कर दिया कि माइनस को मैं सामने देखना तो बिल्कुल पसंद नहीं करता हूं, तो पॉजिटिव वाले को पास सामने कर देता हूं, प्लस में 1। ओके, यहां पे देखता हूं, यहां पे दिमाग लगाता हूं। कितने लोगों को पता है अगर वो यहां से देखें तो x को कॉमन देखेंगे, रूट एक्स माइनस 1। यहां मन की आंखों से देख रहे हैं, मन की आंखों से, तो नीचे नीचे मुझे रूट एक्स माइनस 1 दिख गया, x कॉमन निकलते। अरे क्योंकि यहां कोई भी बच्चा x को कॉमन निकालेगा, मन में ही लालच आ जाएगा x को कॉमन निकालने की। रूट एक्स माइनस 1 कहीं ऊपर दिख सकता है क्या? 1 ने बोला तुम बस अपना चेहरा बनाओ, मैं तो जैसा बनाओगे वैसा बन जाऊंगा। पास वाले को क्यूब की जरूरत थी तो मैं क्यूब बन गया। तुमको रूट की जरूरत है, रूट पाना चाह रहे हो क्या? मतलब तुम रूट पाना चाह रहे हो, तो रूट पाना है अगर, तो क्या इसको स्क्वायर कर दूं? हाँ, क्योंकि रूट स्क्वायर मर जाएंगे, लिखा मैं एक्स ही हूं, लिखा मैं एक्स ही हूं। ठीक है, अच्छा अब ये बोला सामने 2 बना, पास में 2 बनेगा, तो मैं तो 1 हूं, मैं तो जिस दिन मन वैसा चेहरा बनाओगे वैसा चेहरा बना लूंगा। इसको क्यूब की जरूरत है तो मैंने क्यूब बना लिया। ओके, अपॉन में अब यहां से x कॉमन आ गया, x कॉमन निकलते अंदर ही अंदर आ गया रूट एक्स माइनस 1। ठीक है, अच्छा तब तक पता चलेगा ये मैंने अगर ऐसा लिखा तो जरूर इसलिए लिखा होगा क्योंकि मैंने ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगाऊंगा। कितने लोग पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी आ गया बाहर, और अंदर ही अंदर हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो सॉरी माइनस का ए बी। ठीक है, तो यहां से देखूंगा तो ए स्क्वायर एक्स की पावर 1/3 का स्क्वायर, कहीं एक्स की ए स्क्वायर करूं तो यहाँ पे एक्स की पावर कितनी होगी? 2/3। ओके, और प्लस में बी स्क्वायर होता है तो प्लस का 1 और माइनस का ए बी होता है, तो इन दोनों की जिस दिन मल्टीप्लाई करूंगा माइनस की पावर एक्स की पावर 1/3 हो जाएगा, माइनस एक्स की पावर 1/3। बच्चा खुश हो गया, क्यों? क्योंकि नीचे वाला ऊपर वाला उसको सेम सेम दिख गया, एक्स की पावर 2/3 माइनस में एक्स की पावर 1/3 प्लस में 1। अब बच्चे को मन में अगर खुशी आएगी तो वो तो काटेगा ना इन दोनों को, क्योंकि ऊपर नीचे सेम होगा तो काटेगा। ठीक है,
अच्छा, माइनस में तब तक इधर वाले लोग बोलेंगे मैं भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हूं, और आपको पता है स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर से सिखा रहा हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रुकता ही नहीं है, वो तुरंत ए प्लस बी और ए माइनस बी में बनना पसंद करता है। तब तक नीचे वाला भी हंस दिया, क्योंकि मुझे भी काटने के लिए कुछ मिल गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रूट एक्स माइनस वन हुआ और ऊपर भी रूट एक्स माइनस वन हुआ, ये भी खत्म। ठीक है, ये भी खत्म। तो कितने लोग मेरे को बताएंगे, यहां से देखो तो ये बच गया ये वाला पोर्शन, और यहां से देखो तो ये वाला पोर्शन बच गया, और इसमें भी ये माइनस का वन है, और इधर देखूंगा तो प्लस का वन है, तो इससे ये उड़ा दो क्या? हाँ, फाइनली मेरे पास क्या आ जाएगा? फाइनली मेरे पास आ जाएगा एक्स की डिग्री 1/3। हाँ, और माइनस में एक्स की डिग्री 1/, एक मिनट, माइनस में रूट एक्स। ठीक है, तो रूट एक्स को कहीं आप एक्स की पावर 1/2 बोलना भी पसंद करोगे, इसके ऐसा फोटो बना रहे हो तो। ठीक है, अब मैं सामने वाले ने पूछा था इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो सबसे पहले टी आर प्लस वन तो लाऊं, मैं अपना टर्म तो पता कर लूं, उसमें तो पता कर लूं एक्स क्या है, क्योंकि मैंने स्टेप सिखाया सबसे पहले फाइंड डिग्री ऑफ एक्स। और वो कैसे आएगा आपको? वो टी आर प्लस वन निकाल के आएगा, टी आर प्लस वन निकाल के। ठीक है, तो अगर मैं टी आर प्लस वन लिखता हूं इसका, तो बोलना मेरे को टी आर प्लस वन एनसीआर, एन की वैल्यू क्या सामने वाले दी रखी है? 10। हाँ, डिग्री तो अभी भी 10 ही होगी, क्योंकि मैंने अंदर अंदर छेड़छाड़ किया, तो डिग्री अभी भी 10। ओके, तो 10 सी आर लिख दू क्या? हाँ, पहले वाले की डिग्री। अब देखो, अगर ए की पावर एन माइनस आर और एक्स की डिग्री आर याद किया रहता तो कंफ्यूज जाते, क्योंकि आजकल दोनों एक्स है, आज के दिन दोनों एक्स है, इसलिए फर्स्ट वाले की डिग्री बोला था दोनों को घटा के। तो फर्स्ट वाला एक्स की पावर 1/3 है, जो भी होगा वो फर्स्ट होगा, यहां पे कोई भी होगा, कितना भी गंदा उसका सर्कल होगा, वही मेरा फर्स्ट टर्म होगा। फर्स्ट टर्म की डिग्री दोनों घटा के मतलब 10 माइनस आर। सेकेंड वाला बोलना एक्स है, एक्स पर 1/2 है, नहीं सर, माइनस एक्स की पावर 1/2 है, और इसकी डिग्री होती है नीचे वाला। अब यहां भी तकलीफ, और इसको बोलना कि तुम बेटा इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मतलब एक्स की डिग्री 0 हो। ठीक है, ये भी नहीं लिख रहा हूं, नहीं तो कुछ लोग समझ जाएंगे इक्वल टू एक्स 0 है। ठीक है, अच्छा, एक्स की डिग्री अब पता करते हैं, 10 सी आर। यहां देखना तो क्या एक्स की डिग्री 10 माइनस आर बाई 3 बोल दू क्या? अरे इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है ना, ये तो बेसिक मैथ्स है। और यहां देखो तो -1, कहीं -1 छुपा है, तो -1 को कहीं सामने लिख देता हूं, क्योंकि वो कॉफिशेंट में आ जाएगा। तो -1 और उसकी डिग्री r कहीं मैंने सामने लिख दिया, तो ये सामने से हो गया x की डिग्री r/2। अब आपको पता है नीचे नीचे सेम, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो कहीं मैं लिख दू 10 माइनस आर प्लस में बाई 3 प्लस में r/2। क्या मैं यही बोल दूं इज इक्वल टू, क्या मैं 0 कर दूं? हाँ सर। तो यहां से देखोगे तो कहीं 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, ये 3 2 जा 6, तो हो गया 20 माइनस में 2r प्लस में 3r इक्वल टू 0। तो कहीं आपको दिख गया तो 3r और 2r r हो गया, तो अच्छा एक सेकंड, माइनस r/2 होगा ना, ये माइनस एक्स की डिग्री 1r हो गया, और यहां से देखो तो माइनस एक्स यहां भी हो जाएगा। यहां अपन लोगों ने एक मिस्टेक कर दिया, यहां देखना, ऊपर से रूट एक्स छूटा था और नीचे भी तो एक्स था, ये नीचे का एक्स मैंने देखा नहीं, इसीलिए बोला यहां से तो फिर आर नेगेटिव आ जा रहा था। थोड़ा सा स्लाइड चेंज में ना ये हो जाता है कि मैंने यहाँ पे स्लाइड चेंज किया तो देखा नहीं, नीचे एक्स भी तो है, और आपको पता है नीचे एक्स होगा तो यहाँ -1/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ -1/2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ -1/2 हो गया, तो यहाँ भी -1/2 हो गया, तो यहाँ -r/2 हो गया। तो इन दोनों, ये दोनों जब भी जुटेंगे तो ये दोनों एक्चुअल में घट जाएंगे। ठीक है, तो यहां से हो गया -r/2। ठीक, तो 3 2 जैसे ये -2r हो गया और ये -5r हो गया। तो कितने लोग बताएंगे r की वैल्यू डायरेक्ट बोलना, ये 3r और ये 2r 5r और 5r 20 के इक्वल, मतलब r की वैल्यू 4। तो टर्म बताना मेरे को क्या, T5, मतलब फिफ्थ टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। और अगर उसका कॉफिशिएंट बोलेगा तो कॉफिशिएंट बताना, क्या यहां से लेकर ये पूरा समान कॉफिशिएंट है? तो कॉफिशिएंट पूछेगा तो वो भी पूछ सकता है। ओके, चले नेक्स्ट बात करते हैं अपन। फाइंड x इफ t3 इन इतना इज 10 की पावर 6। x बताना है अगर t3 जो है वो 10 की पावर 6 है। क्या है, मैंने क्वेश्चन इस टाइप का आपको करा दिया, बस मैंने थोड़ा लॉग इंट्रोड्यूस कर दिया, इसलिए थोड़ा टफ कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे ना, तो ये मैं आपको ट्राई करने के लिए दे दे रहा हूं, इसी से अपन स्टार्ट करें। कुछ होमवर्क भी आपको मिलना चाहिए, कुछ आपको ट्राई करने के लिए, आप खुद ट्राई करना, क्योंकि मैंने इस वैरायटी का कर दिया। t3 बोला है इस 10 की पावर 6, तो कितने लोग पता है t3 निकालोगे, और सामने वाला जो दिया उसके में x है ही नहीं, तो x को कंपेयर करोगे, x की डिग्री को 0 के इक्वल रखोगे, मेरे पास r की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, r की वैल्यू आएगी मतलब t3 निकाल दूंगा। ओके, तो डू योरसेल्फ, इस टाइप का क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। ओके, नेक्स्ट क्लास में मूव करूंगा तो इसी से स्टार्ट कर दूंगा, ये क्वेश्चन जरूर समझाऊंगा।
अभी मैं आपको दे दे रहा हूं कि आप ट्राई करना। न्यूमरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, ठीक है, न्यूमरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। न्यूमरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का मतलब क्या हुआ कि जिसका बाइनोमियल कोफिशिएंट और नॉर्मल कोफिशिएंट मिला दोगे वो वाला ज्यादा है, उसी को अपन बोलेंगे न्यूमरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। तो न्यूमरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, सर आप वो मिडिल टर्म को क्या बोल रहे थे ग्रेटेस्ट? मिडिल टर्म मतलब अपन बात कर रहे थे कि कौन सा टर्म बड़ा होगा, ठीक है, टर्म कौन सा बड़ा होगा। यहां पे बात करें किसका कोफिशिएंट बड़ा होगा, ठीक है। ठीक, मैं आपको थोड़ा सा समझाने, तो बच्चा यहाँ पे ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट और न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म में कंफ्यूज हो जाएगा। ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट का मतलब क्या हुआ कि आप पॉजिटिव नेगेटिव सब लेके चल रहे हो, क्योंकि आपको पता है कहानी जो अपना दुनिया होता है ना उसमें कहानी बहुत उल्टी चलती है। माइनस में नेगेटिव में चीजें उल्टी होती हैं, जो बड़ा होता है वो छोटा होता है, जो छोटा होता है वो बड़ा हो जाता है। और पॉजिटिव में दुनिया सीधी चलती है, बड़ा को बड़ा बोलते हैं। 4 और 3 में कौन बड़ा होगा? 4 बड़ा होगा। लेकिन -4 और -3 में -3 बड़ा हो जाएगा। तो जब अपन ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट की बात करते हैं ना, तो सच में ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट की बात करते हैं, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव लेके चलते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ बोल रहा है न्यूमरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, मतलब न्यूमरिकली देखोगे जैसे -3 और -4 है, तो न्यूमरिकली कौन बड़ा है? -4, क्योंकि वो उसमें 4 है, ठीक है। तो ये बात इसकी कर रहा है। तो ज्यादा इतना दिमाग नहीं लगाना, बस इतना सोचना है कि न्यूमरिकली ग्रेटेस्ट टर्म मतलब हुआ कि बाइनोमियल कोफिशिएंट और जिसका नॉर्मल कोफिशिएंट बड़ा होगा, कोफिशिएंट की बात होगी यहाँ, ठीक है। उस टाइम आर निकालने का भी देखो पूरा होता तो इस आर को डिराइव करता है कि आर एक्चुअल में आता कहां से, चूंकि क्रैश कोर्स है तो आपको समझा दे रहा हूं। जब भी एनजीटी की बात होगी, न्यूमरिकली ग्रेटेस्ट टर्म की बात होगी, a प्लस एक्स की पावर n के लिए, अब a हर बार चेंज होगा हर क्वेश्चन में, x दूसरा टर्म भी हर बार चेंज होगा। निकालने का तरीका सिंपल होगा, n+1 अपॉन में 1 प्लस में मॉड में a अपॉन में x। अब इसको याद करना पड़ेगा, और r की वैल्यू हमेशा इससे छोटी होगी, इसको याद करना पड़ेगा। इसके लिए मेरे पास कोई तरीका नहीं बन पाया, सॉरी फॉर दैट, इसके लिए कोई तरीका नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। बस थोड़ा सा ऑब्जर्व करा देता हूं, ऊपर वाला एक ज्यादा करके ऊपर वाले में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+1 ऐसे याद रखना, ठीक है। n+1 अपॉन में 1 प्लस में मॉडुलस में फर्स्ट टर्म अपॉन में सेकंड टर्म, ऐसे याद रख लेना। अगर आप याद करना चाहो तो ऐसे चलो सिखा, टोटल टर्म फील करके, ठीक है, फील करके, टोटल टर्म फील करते हो तो कैसे फील करते हो? n+1, ठीक है, अपॉन में 1 प्लस में मॉड में फर्स्ट टर्म अपॉन में सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म अपॉन में सेकंड टर्म। आई का नहीं समझ में? मॉडुलस इसलिए ले लिया क्योंकि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म की बात हो रही है, इसलिए देखो, क्योंकि फर्स्ट टर्म अपॉन में सेकंड टर्म करोगे ना तो किसी दिन नेगेटिव भी होगा सेकंड टर्म, किसी दिन पॉजिटिव भी होगा, लेकिन अपन बात न्यूमेरिकली कर रहे हैं इसलिए मॉडुलस लगा दिया कि पॉजिटिव हो जाएगा। अरे -4 और -3 में अगर न्यूमेरिकली कंपेयर करोगे तो -4 बड़ा है, लेकिन अगर ओवरऑल बात करोगे तो -3 बड़ा है, ठीक है। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इनको दिखाना होगा तो मॉड लगा दोगे ना -4 में, क्योंकि -4 में मॉड लगाओगे वो भी 4 आएगा, -3 में मॉड लगाओगे तो 3 बड़ा होगा, 3 आएगा, ठीक है। तो मॉड -4 और मॉड -3 में फिर मॉड -4 बड़ा हो जाएगा। छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, बेसिक्स है, ओके। चलो एनजीटी के क्वेश्चन करा देता हूं फिर क्लास को, ठीक है। यहां बात कर लेते हैं न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म फॉर इतना। अब इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे वीडियो थोड़ा पॉज हो गया था, ठीक है, तो आप लोग फिर से थोड़ा समझाना चाहूँ। आई थिंक आपको आवाज सुनाई दिया होगा तो समझ तो आ गया होगा, थोड़ा बहुत ग्लिच हो गया जिसके कारण वीडियो मेरा पॉज हो गया था, ठीक है। तो आपको समझ में तो आ गया होगा आई थिंक, ठीक है, कि मैं न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म क्या बोल रहा हूँ। आर निकालने का तरीका ये होगा उसका, ठीक है। अच्छा, जब भी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म बात करेगा तो आपको पता है आर निकाल लूंगा तो टर्म निकल जाएगा, तो मेरे को आर निकालना पड़ेगा। और आर निकालने का एक ही तरीका होगा, मैंने क्या समझा, टोटल टर्म्स की फील करो, मतलब टोटल टर्म्स मतलब n+1, तो 10+1, ओके, अपॉन में नीचे 1 प्लस में मॉडुलस में फर्स्ट टर्म अपॉन में सेकंड टर्म 2 अपॉन में √2, और इसकी वैल्यू हमेशा आर छोटी होगी इससे, ठीक है। तो अगर 10+1 करूं तो 11 हो जाएगा, यहां पे करूं तो 1 प्लस में 2 अपॉन में √2 हो जाएगा, ठीक है। और √2 की वैल्यू आपको पता है 1.4 होती है, और 1.4 और 1 डायरेक्ट लिख दू क्या? 2.4, ठीक है, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं 2.4, ओके। और इसकी वैल्यू आर से छोटी है, ये इतनी कहानी चल रही है मेरे को। अब 11 में 2.4 की डिवाइड करोगे तो 12 होता पूरा, अगर पूरा पूरा ये 2 होता तो 2 5 से 10 होता, और ये 10 से ज्यादा और ये 2 से भी ज्यादा है, तो इसको अगर डिवाइड करोगे तो 4.6 आएगा। डिवाइड कर लेना, इतना डिवाइड तो आपको आता ही होगा, ये आर से छोटा। अब बच्चा कंफ्यूज, सर आर की वैल्यू डेसिमल में कैसे चलेगी? तो जब भी डेसिमल आएगा अपन उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर करके सोचेंगे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4.6 हमेशा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर सोचेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? जब भी नॉन इंटीजर आएगा
तो आर की वैल्यू एक ही होगी, वन वैल्यू ऑफ आर, वन वैल्यू ऑफ आर। और निकालेंगे कैसे, जो भी आएगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर करके। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4.6 हर किसी को पता है 4, मतलब आर इज इक्वल टू हो जाएगा 4। तो कौन से टर्म की बात हो रही है, T5 की बात हो रही है। ओके, चले आगे मूव कर जाता हूं। NGT फॉर दिस इफ x इक्वल टू 1/5, x की वैल्यू 1/5, हमेशा x की वैल्यू देगा तभी आप न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकाल पाओगे, ठीक है, नहीं तो नहीं निकाल पाओगे। x की वैल्यू हमेशा देगा। 3 माइनस में 5 इंटू में 1 अपॉन में 5 की पावर 15। तो यहां से देखो तो ये हो गया 3 माइनस में 5 और 5 1, तो ये हो गया 1 अपॉन में 15। सर ये तो 2 की पावर 15 लिखा है। तो वैसे देखो तो ये भी कुछ ना कुछ तो लिखा था ना, वैसे नहीं करना। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म यही तो बोल रहा है कि x नहीं होगा, उसमें x नहीं होगा, सिर्फ न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक। तो अब देखना यहां से देखो तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो r की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। r की वैल्यू बोला था 15 प्लस 1 n प्लस 1 टाइप फील। नीचे बोला था 1 प्लस में फर्स्ट टर्म दैट इज आपको 3 अपॉन में सेकंड टर्म, लेकिन चूंकि मॉडुलस ले रहे हैं तो -1 ना लिख के 1 लिखेंगे। इसकी वैल्यू r से छोटी। ऊपर पर देखो तो 15 प्लस 1 16 होता है, और 3 प्लस 1 16 अपॉन में 4, तो यहां से आपको हो गया 4, r इससे छोटा, ठीक है। जब भी r की वैल्यू इंटीजर आ जाएगी, व्हेनेवर r इज इक्वल टू इंटीजर, तो यहां से r की दो वैल्यूज लेंगे, टू वैल्यूज, ठीक है। यहां पे भी लिख देता हूं, अगर r की वैल्यू नॉन इंटीजर आएगी, नॉन इंटीजर आएगी, जैसे यहां पे देखो r नॉन इंटीजर आ गया 4.6, तो GIF करके एक r आएगा। लेकिन अगर r इंटीजर आ गया तो दो वैल्यू आएगी, एक r इज इक्वल टू 4 और एक इससे कम वाला आएगा, क्योंकि r की वैल्यू रानी है इससे कम, 5 तो नहीं हो सकती। अरे r लेस देन इक्वल टू 4 है, तो पहली बार इक्वल टू 4 लिया, फिर इससे एक कम वाला इंटीजर, मतलब r इक्वल टू 3। तो r इक्वल टू 4 के टाइम में T5 हो जाएगा, और r इक्वल टू 3 के टाइम में T4 हो जाएगा। दिख तो रहा है आपको, ठीक है। चलिए और भी कोई क्वेश्चन है क्या, एक लास्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 इन दिस। ये अच्छा है, कितने लोग पता है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0। अब सबसे पहले अपना कोफिशिएंट बना लूं। ये तो लिखा है x प्लस 1 की पावर m, इसको तो कोई छेड़छाड़ी नहीं करता हूं। तो ये लिखा है x प्लस 1 की पावर m। इसको बताना ये क्या लिखा है, क्या इसको देखोगे तो ये लिखा है 1 माइनस में x की पावर n, सोच जाना। अच्छा ये लिखा, मैंने इसको सिर्फ देखा, सॉरी फॉर दैट, उसको थोड़ा एलसीएम लेंगे ना, मैंने कहा सिर्फ 1 अपॉन एक्स है, 1 देखना भूल गया, ठीक। तो इसको देखो तो ये लिखा है x, और ऊपर आप एलसीएम लोगे तो कहीं x प्लस 1 हो गया, ठीक है। तो अगर मैं और एक्स्ट्रा देखूं तो देखूंगा x प्लस 1 की पावर m, और यहां से देखूंगा तो लिखा है x प्लस 1 की पावर n अपॉन में x की पावर n। अब ऐसा लग रहा है ये दोनों बेस सेम है, तो क्यों ना इन दोनों को ऐड कर दूं, तो ये x प्लस 1 की पावर m प्लस n, और नीचे x की पावर n। अब बताना कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 करने का मतलब उसमें x नहीं हो, x को मारना होता है, x को मारना होता है, x की पावर 0 करनी होती है, मतलब यहां ऊपर x की पावर m प्लस 1 है, इस वाले का x की पावर m प्लस 1 है, और यहां x की पावर n है। तो सबसे पहले यहां x की डिग्री निकालते, इसमें x की डिग्री निकालते, क्योंकि इसमें तो x की डिग्री दिख रही है n। तो काम करते इस पे tr प्लस 1 लगाते हैं, x प्लस 1 की पावर m प्लस 1 n की अपन tr प्लस 1 लिख रहे हैं, और tr प्लस 1 लिखते हैं। अगर tr प्लस 1 लिखा तो ये जब खुलेगा तो होगा ncr, n की जगह m प्लस n, cr, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी r, ठीक है। फर्स्ट टर्म का x की पावर दोनों को घटा के, मतलब m प्लस n माइनस r, ओके। और सेकंड वाले का मतलब 1 का कितना भी डिग्री हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए क्या ही लिखना, ठीक है। अब देखना कहानी इंटरेस्टिंग है, कैसे इंटरेस्टिंग है देखना। अब मैं इसको लिखता हूं, इस वाले को लिखता हूं। कितने लोग पता है ये जब खुलेगा तो उसमें जो x की डिग्री होगी वो होगी आपको m प्लस n माइनस r। अरे ये जब खुलेगा तो इसमें x की कितनी डिग्री होगी, ये tr प्लस 1 से पता चलेगा ना, x की डिग्री होगी m प्लस n माइनस r, और नीचे वाला है कहीं x की पावर n। अब सोचो ये एक दूसरे को कैंसिल कब कर रहे होंगे, जिस दिन ये वाली डिग्री और ये वाली डिग्री इक्वल हो जाए। कैंसिल करना तभी तो x की पावर 0 बोलना है, x नहीं होना चाहिए। तो अब अगर आप m प्लस n माइनस r को 0 कर दोगे, मतलब ऊपर वाले से x मार दिए, तो आप x की पावर n तो छोड़ दिए ना, लेकिन सामने वाला क्वेश्चन बोल रहा है x की पावर 0 करना है। ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि आप रटे हुए तो नहीं हो, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्सेप्ट भी तो आपको पता है ना कि x की पावर 0 मतलब क्या हो, x नहीं होना चाहिए, x नहीं होना चाहिए। अब कल को x को की डिग्री 0 करके अपन x को मारते थे, लेकिन यहां मारने का तरीका अलग होगा, यहां मारने,
ठीक है, आ रही है कहानी समझ में आपको? तो इसलिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आप यहां एक्स की डिग्री जो है दैट इज आपको m प्लस एन माइनस आर, इसको आप n के इक्वल करोगे। तो अगर n के इक्वल करोगे तो n से n मर जाएगा, r इज इक्वल टू हो जाएगा आपको m। तो अगर r इज इक्वल टू m आ गया तो टर्म बताना कौन सा टर्म, टर्म की वैल्यू हो जाएगी m प्लस वन। ओके, तो आपसे क्या पूछा, क्या था आपसे पूछा था, फाइंड कॉफिशेंट पूछा था। तो कॉफिशेंट कहीं ये तो नहीं है, तो जो कॉफिशेंट हो जाएगा, जो कॉफिशेंट हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, ये वाला पूरा कॉफिशेंट है। तो m प्लस एन और r की जगह रखना है m प्लस वन। ठीक है, सॉरी r की जगह तो m रखना है, तो m रख दिया। ओके, आज थोड़ा ग्लिच बहुत ज्यादा हो गया, वीडियो पॉज हो जा रहा है। ठीक है, वही मैं बार बार चेक कर रहा हूँ। चलिए, तो क्लास आज का एंड हो गया। सो सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल, आज थोड़ा बहुत क्लास में बहुत ग्लिच हुआ, लेकिन आवाज आपको आ रहा होगा, आई थिंक साउंड आ रहा होगा, तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, एक बार मैं आप सभी लोगों को फिर से बोल देता हूँ। तो आज का क्लास अगर कोई डाउट रहा होगा तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या फिर जो भी लोग इनरोल हैं ग्रुप में वो लोग डायरेक्ट पिक्चर क्लिक करके मुझसे डाउट पूछ लेना कि सर यहाँ पे ये कैसे हो गया। जो लोग इनरोल हैं आपको भी इनरोल हो जाना चाहिए, क्योंकि जो क्लास नोट्स हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो सिर्फ 49 रुपीज में, 49 रुपीज में यहाँ पे डाउट्स भी आप अपने पूछ सकते हो। जो भी आपके क्लास के दौरान यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ डाउट्स हो रहा है, फोटो लो, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लो और मेरे से पूछ लो। ठीक है, और साथ में अगर जो क्लास नोट्स के साथ साथ प्रैक्टिस मटेरियल भी जिनको चाहिए, ठीक है, जिनको प्रैक्टिस मटेरियल भी चाहिए उनके लिए नीचे गूगल फॉर्म मिलेगा जिसका प्राइस होगा सिर्फ 99 रुपीज। जाके जल्दी से एनरोल हो जाओ। ठीक है, अप टू 50 स्टूडेंट है, ऑलरेडी 40 स्टूडेंट आई थिंक हो चुके हैं। 50 स्टूडेंट होने के बाद प्राइस जरूर इंक्रीज होगा, इसलिए प्लीज जल्दी जाके एनरोल हो जाए, रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाइनोमियल थ्योरम को कंटिन्यू करेंगे और लास्ट लेक्चर होगा बाइनोमियल थ्योरम का, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पढ़ाई करते रहो, कीप वॉचिंग, थैंक यू ऑल ऑफ यू।